टॉक्सिसिटी एक ऐसा टर्म बन गया है अभी कि एक छोटे से इनकन्वीनियंस में भी लोग उसको टॉक्सिक टैग. एंगर इज अ रिएक्टिव इमोशन. एंगर डजंट स्टेम डायरेक्टली. वो एक रिएक्टिव इमोशन है, उसके पीछे कुछ इमोशंस हैं जिन्हें एक्सप्रेशन नहीं मिलता. मैं एक पर्सपेक्टिव थोड़ा सा इसमें रखना चाहूंगा कि कई बार लोग बाग इम्पल्सिव डिसीजन भी ले लेते हैं. But this is how society is treating females, and he is telling to prove the girl should prove her loyalty by licking his shoes. कि आपका जो स्टमक है डस्टबिन में है, आप चाहे जो खाए जाओ डाल. No matter what we preach, we all are made up of greed. 1/4 ग्लास फिल्ड है और 3/4 खाली है. मैं 1/4 देखूं. किसी भी व्यक्ति को पहली चीज कब समझ में आए कि वो डिप्रेशन में, राइट? डिप्रेशन क्या होता है और किस पॉइंट पे दे नीड पीपल लाइक यू. आज की जो हमारी गेस्ट हैं दीक्षा उपाध्याय, शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट. ये हमारी पॉडकास्ट की सीरीज़ का, बियॉन्ड लिमिट्स पॉडकास्ट की सीरीज़ का सबसे लेंदी एपिसोड था. हम लोगों ने बहुत डीप में बात करी कि आपको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों हमें हायर करना चाहिए, कैसे हम लोगों के जजमेंट से बचें, कैसे हम लोग टैगलाइन से बचें कि हम लोग साइकोलॉजिस्ट के पास में जा रहे हैं तो ये रीज़न होगा या वो रीज़न होगा. मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं बोलूँगा, बट आई रियली वांट यू टू सी दिस पॉडकास्ट और लिसन. अगर आपके पास में टाइम नहीं हो देखने का तो प्लीज़ इसको आप सुनिए. आप काम करते हुए सुनिए, ड्राइव करते हुए सुनिए, बट सुनिए ज़रूर. हो सकता है आप अपनी खुद की या आपके फ्रेंड्स की या किसी की फैमिली में आप उनकी ज़िंदगी को बहुत हद तक अच्छे लेवल तक बचा सकते हैं और उन्हें हेल्प कर सकते हैं कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है. जो लोग बाग मेंटल इश्यूज़ से, हेल्थ इश्यूज़ से, एंजाइटी इश्यूज़ से, डिप्रेशन से या रिलेशनशिप में अच्छे से नहीं रह पा रहे हैं, यह पॉडकास्ट आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा. और अगर आपको कुछ भी वैल्यूएबल सीखने को मिलता है मेरे इस पॉडकास्ट से तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा. दीक्षा मैम, आपका स्वागत है बियॉन्ड लिमिट्स पॉडकास्ट में. थैंक यू सो मच. ओके मैम, तो सबसे पहले आज ऑफ कोर्स हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, बट सबसे बेसिक क्वेश्चन जो है मेरा, साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में क्या फ़र्क होता है ये आप बताइए. आई थिंक ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है शुरू करने के लिए. साइकोलॉजिस्ट आर थेरेपिस्ट. इन लोगों का ट्रेनिंग पूरा काउंसलिंग थेरेप्यूटिक पर्सपेक्टिव से होता है. साइकियाट्रिस्ट आर मेडिकल स्टूडेंट्स जो अपने MD में साइकियाट्री पढ़ते हैं. तो दे जस्ट प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स. उनका काम ही नहीं है थेरेपी देने का और हमारा काम ही नहीं है मेडिसिन्स देने का. तो वो काउंसलिंग बिल्कुल भी नहीं करते? वो लोग बिल्कुल काउंसलिंग नहीं करते. और थेरेपी वाला पार्ट हमारा ही. आप लोग मेजरली काउंसलिंग के थ्रू ट्रीट करते हैं, राइट? सो आई मीन इससे क्वेश्चन निकलता हुआ है मेरे दिमाग में. किसी भी व्यक्ति को अगर आज पॉडकास्ट देख रहा है, आई मीन उसे कब डिटेक्ट करना चाहिए कि हाँ मुझे साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है? आई मीन उसे कब ऐसी फीलिंग आ जाना चाहिए या समझ आ जाना चाहिए कि हाँ यार मुझे मिलना चाहिए साइकोलॉजिस्ट से? आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कल भी मैं एक सिमिलर इसी कॉन्वर्सेशन से बात कर रही थी. और साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है ना जिसमें आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप कुछ चीज़ क्योर करने आओ. आप हमेशा बेटर भी कर सकते हो. और आप तो अच्छे से जानेंगे ही क्योंकि आप तो खुद ही बोल रहे हैं कि इट इज यू आर टॉकिंग अबाउट बियॉन्ड लिमिट्स. सो इट हैज टू बी बियॉन्ड लिमिट फॉर योर ओन सेल्फ ऑल्सो. जिन लोगों को ग्रोथ पर्सपेक्टिव है वो भी थेरेप्यूटिक हेल्प और कंसिडर कर सकते हैं फॉर देयर बेटरमेंट. बट ऑन द अदर साइड आई थिंक आप जो मेजरली पूछना चाह रहे हैं कि साइकोलॉजिकल एज अ कंसर्न कैसे वो फिगर आउट करें. किसी भी तरह का इमोशनल डिस्ट्रेस चल रहा हो, आपको ऐसा लगता है कि फिजिकल चीज़ में वो मैनिफेस्ट हो रहा है कि मुझे भूख नहीं लग रही या भूख ज़्यादा लग रही है या नींद नहीं आ रही या नींद ज़्यादा आ रही है, ऐसा कोई फिजिकल डिसबैलेंस हो तब होना चाहिए. दूसरा पैरामीटर होता है कि आपको मेंटल कोई डिसबैलेंस हो, कि आपको चीज़ें याद नहीं रह रही हैं, आप डायरेक्शंस भूल जा रहे हो, फोकस खराब हो रहा है. इन सब प्रॉब्लम्स में भी कंसिडर करना चाहिए. बहुत ज़्यादा इमोशनल रिएक्टिविटी या बिल्कुल कम इमोशनल एक्सप्रेशन इन केसेस में भी करना चाहिए. तो ये तो SOS सिचुएशंस हैं जहां लेना ही चाहिए. बट बियॉन्ड दैट अगर आपको लगता है कि ग्रोथ पर्सपेक्टिव है, एंड आई लाइक टू पुट इट इन दिस वे कि अगर आप -4 पे हो, -2 पे हो, तो 0 पे आने के लिए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से डील करना आपकी नीड है. लेकिन 0 से ऊपर जाने के लिए भी आपको ये हेल्पफुल होता है.
तो इट इज़ ऑन योर विलिंगनेस कि आप कितने ज़्यादा ग्रोथ पर्सपेक्टिव रखते हो। ओके मैम, एक क्वेश्चन मेरा था कि लाइक जैसे हम इंडिया में राइट, लोगों को जजमेंट्स की आदत बहुत होती है। अगर मुझे भी या किसी को भी कोई एब्रप्टली बोल दे यू नीड अ साइकोलॉजिस्ट, तो एकदम बुरा लग जाएगा कि मैं पागल हूँ क्या। ये बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हर किसी के दिमाग में ये चीज़ आती है। आज हो सकता है कोई इस पॉडकास्ट को देख रहा हो राइट, उसको लगे कि चलो मैं साइकोलॉजिस्ट को दिखा लेता हूँ ये पॉडकास्ट सुन के, बट उसके पेरेंट्स हो सकता है अरे तुझे क्या ज़रूरत है, तू पागल है क्या। तो वो अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करे, जजमेंट फियर से कैसे बचे कि अरे यार चलो मुझे, जैसे आपका क्लिनिक होगा, कोई डॉक्टर कोई मिलने जाएगा आपसे राइट, किसी उसके फ्रेंड ने उसको देख लिया अरे तू पागल हो गया है क्या, अरे वो तो पागल है, तो उस फियर से कैसे निकले कि नहीं यार वी नीड हेल्प, वी नीड साइकोलॉजिस्ट हेल्प। सो ये आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे उनको कॉन्फिडेंस देंगे कि नो दे कैन कम टू यू। एक्चुअली ना मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि अगर हम नहीं कर रहे हैं हेल्प सीक देन इट मीन्स कि हम करेजियस हैं। राइट। बट आप मुझे बताओ कि अगर हम फिजिकल स्पेस में समझें, इस पूरे घर के एक एक कॉर्नर को साफ करना एक करेजियस एक्ट होगा, या फिर सारी गंदगी को एक कवर्ड में भर के इस घर में ऑपरेट करना करेजियस एक्ट होगा? ऑफ कोर्स पूरा साफ करना होगा डेफिनेटली। अब मुझे लगता है कि जिन लोगों को फियर शेम फील होता है उनको पहले खुद के लिए ये एक्शन लेने के लिए श्योर होना पड़ेगा कि मैं अपने आप को पूरी तरह से क्लीन करना चाहता हूँ, सो दैट आई कैन यूज माई ओन फैकल्टीज टू द बेस्ट ऑफ इट्स कैपेसिटी। अदरवाइज वही है ना, आपके अगर इस फिंगर में मैं कुछ ऐसा वेट लगा देती हूँ तो मैं इस हाथ को इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाऊंगी। हम मैं इसके साथ जी भी सकती हूँ, बट ये अंडरस्टैंडिंग जब किसी को खुद के लिए आ जाए, दैट शुड बी द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड इज पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें, जजमेंट से कैसे बचें। वल्नरेबिलिटी इज द रियल एक्सप्रेशन कि मुझे इमोशन फील हो रहे हैं। हमारे पास कंडीशनिंग में क्या बोला गया है, जेलसी फील करना खराब है, सैड फील होना बेकार है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ओरिजिनली हम अपने इन इमोशन से बच ही नहीं सकते। तो हमें ये वी हैव टू बी द चेंज टू ब्रिंग द चेंज इन अदर्स। मैं इतने सारे थेरेप्यूटिक सिचुएशन में लोगों को देखती हूँ कि उनके आसपास के वही लोग जो क्रिटिसाइज करते थे और एग्जैक्टली वो यही बातें बोलते थे जो आप बता रहे हैं। हाँ, राइट, आई एम श्योर। कि तू पागल है क्या, या तुझे क्या जरूरत पड़ गई, कि क्या अच्छा स्पेशली मेल्स के साथ तो बहुत ज़्यादा शेमिंग होती है क्योंकि उनको तो ओपननेस का कोई आइडिया ही नहीं दिया जाता। बट अब उनके आसपास के लोग इसीलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि वो उनमें चेंज देख रहे हैं। थोड़े टाइम यू हैव टू हैव दैट प्रोवाइडेंस टू योर ओन सेल्फ। पेरेंट्स को समझाना चाहिए थेरेपिस्ट पर्सपेक्टिव से। साइकोलॉजी वाला जो टर्म है, जो मेंटल वाला टर्म है, ये थोड़ा सा स्टिग्मेटाइज्ड हो गया है। तभी वी कॉल कि वी आर थेरेपिस्ट। तो जैसे आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हो वैसे ही आप साइकोथेरेपिस्ट के पास जाते हो। अगर हम ये चीज डिकोड करके ब्रेक डाउन नहीं करेंगे पेरेंट्स के लिए तो वो कैसे समझेंगे। राइट। वो आज ये समझते हैं ना कि को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। और अगर मैं अपने एज के लोगों के पेरेंट्स की बात करूं, 5 इयर्स माइनस 5 इयर्स प्लस, हम लोगों के पेरेंट्स ने इतना ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। उनकी दादियां जो लोगों को घर में आना अलाउ नहीं करती थी क्योंकि वो दूसरे कास्ट के थे, इस स्टिग्मा से वो यहाँ तक ओके हैं कि हम लोग फीमेल्स आर हैविंग क्रॉस जेंडर ड्रेसिंग, वो ओके हैं। लड़कियां बाहर पढ़ने जा रही हैं, वो खुद बहुत कुछ इंडिपेंडेंस कर रहे हैं। उन्होंने ना अपना इलास्टिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर लिया है। आपको पेशेंटली उनको असिस्ट करना चाहिए, उनकी भी गलती नहीं है। सो इन शॉर्ट, फर्स्ट एक्सेप्ट योर सेल्फ, बी करेजियस, बी पेशेंट, बी वल्नरेबली करेजियस, एंड देन psycho educate your parents, educate yourself, educate them. राइट। ओके मैम, एक चीज़ और, जैसे कि मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ राइट, ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ, तो कई लोगों का जब वेट ज़्यादा रहता है उसके बाद भी वो लोग, बहुत से लोग ट्रेनर को हायर करते हैं, बहुत से नहीं करते हैं। कई बार उनको लगता है यार हम पहले खुद ट्राई कर लेते हैं, नहीं होता है, इंजरी हो जाती है, गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है, किसी भी सस्ते ट्रेनर के पास चले जाते हैं, तो फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि नहीं यार वी नीड अ गुड कोच, जैसे कि यू आर अ वेरी गुड साइकोलॉजिस्ट। तो आई मीन एक क्वेश्चन जो मुझे स्ट्राइक कर रहा है, थोड़े टाइम पहले मैंने किसी मेरी फ्रेंड को बोला दैट यू शुड हायर साइकोलॉजिस्ट राइट। मतलब उसको ऐसे बुरा नहीं लगा, पर मुझे बोले कि अरे क्या ज़रूरत है साइकोलॉजिस्ट की, मतलब वो मुझे यही बोलेंगे, मतलब उसको ऐसे एंजाइटी के इश्यूज़ हो रहे थे कुछ पर्सनल लाइफ में उसके, आई मीन
रिलेशनशिप में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, साइकोलॉजिस्ट यही बोलेंगे कि अरे तुम अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, अपने आप को करेजियस बनाओ। तो आई मीन अगर किसी को और किसी को भी किसी ने ऐसा बोला है, आई वॉन्ट यू टू कन्विंस देम कि नहीं ये ऐसा नहीं होता है, राइट? कि आप आओगे बस मैं आपको ये बोलूँगी। आई एम श्योर यू हैव मेनी टेक्निक्स, मेनी वर्ड्स, आई मीन यू हैव लॉट ऑफ नॉलेज, यू कैन एक्सप्लेन देम, यू कैन काउंसल देम, ताकि जो वो सोच रहे हैं छोटा सा उनके दिमाग में, तो आप उन्हें किस लेवल तक कन्विंस कर सकते हो कि दे कैन इमीडिएटली कम टू यू और द पीपल लाइक यू। सी जब ये हम सोचते हैं कि वो ये बोलेंगे कि नहीं आप स्ट्रेस मत रहो, आप करेजियस रहो, ये सब जो बातें हैं, इसको आई लाइक टू पुट इट दैट दिस इज जस्ट स्यूडो पॉजिटिविटी, इट्स नो पॉजिटिविटी। आपको प्रॉब्लम हो रहा है, साइकोलॉजिस्ट पहले आपको फुली आपकी फीलिंग्स एक्सेप्ट करवाएगा। अगर वो इफेक्टिव थेरेपिस्ट है, वो आपको कभी नहीं बोलेगा बी करेजियस एंड हैंडल दिस। नो, मोटिवेशनल स्पीकर्स आर डूइंग देयर डील, पॉजिटिव कोट्स आर डूइंग देयर डील। वी आर नॉट फॉर दैट। वी आर हियर फॉर दिस थिंग दैट यू आर लूजिंग रेजिलियंस। आपके रिलेशन में, जैसे आप बता रहे हैं, इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आपको एंग्शियस लग रहा है, इसका क्लियर मतलब है कि आपके अंदर कोई अनसर्टेनिटी है कि फ्यूचर में ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ये हो गया तो मैं क्या करूंगी, व्हाट इफ दिस हैपेंस। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये एंजाइटी देती है। जब आपको ये क्वेश्चंस आते हैं, अब आप एक इमोशन पे हाई हो, अब आप सेनली सोच नहीं सकते, और इस सिचुएशन में जब आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो वो आपको आपकी ट्रू फीलिंग्स टैप करवाता है। वो आपको आपके पार्टनर से आपको कैसे कम्युनिकेट करना है जिससे आप ये आपको आपकी नीड्स केटर हों। हम क्या होता है ना, मुझे मेरे पार्टनर से कुछ चाहिए, वो मुझे वो नहीं डिलीवर कर रहा, अब मैं क्या करूंगी, मैं रिजेंटेड हो जाऊंगी। यूजुअली क्या होता है, हम रिजेंटेड हो जाते हैं, हर्ट बना लेते हैं और बोलते हैं अच्छा ये नहीं कर रहा, मैं भी नहीं करूंगी। हम उसको ये नहीं बोलते कि यार तेरे इस एक्शन से मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। आपका खुद का ट्रू एक्सप्रेशन फिगर आउट करना आपको थेरेपिस्ट असिस्ट करेगा। आपको उन सब के ऊपर एक लेयर ऑफ करेज लगा के लाइफ में ऑपरेट करने के लिए फोर्स नहीं करेगा। बट बिल्कुल ठीक बात है कि ऐसा आइडिया होता है। तो वो पहले इमोशंस एक्सेप्ट करवाएगा, अनफोल्ड करेगा, आपकी ट्रू फीलिंग्स टैप करेगा, आपका कम्युनिकेशन समझेगा, अटैचमेंट स्टाइल समझेगा। उन चीज़ों में से फिगर आउट करके आप रिलेशनशिप पे होल्ड ऑन क्यों करना चाहते हो, ऑब्वियसली फिगर आउट कर रहे हो, सोल्यूशन तो करना ही चाहते होगे, क्यों करना चाहते हो, क्यों नहीं करना चाहते हो, ये सब फिगर आउट करके अल्टीमेटली आपको फैसिलिटेट करेगा टू फिगर आउट योर ओन सोल्यूशंस इफेक्टिवली। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि वो बोलेगा कि नो, डील विद इट, वेयर अ क्लॉथ लेयर ऑफ करेज एंड जस्ट एक्ट आउट। डेफिनेटली नॉट, दैट इज सो इनसेंसिटिव। राइट। ओके मैम, दिस रिमाइंड्स मी वन थिंग, जैसे जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होती हैं, राइट, सो आई मीन उसे कैसे फिल्टर करा जाए ताकि वो रिलेशनशिप हेल्दी हो, और कैसे डिटेक्ट करा जाए कि टॉक्सिक रिलेशनशिप आपकी हो रही है या टॉक्सिक होने से उसे बचा ले। मैंने इस वर्ड को इतना हाईलाइट इसलिए करा है क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होता है। कई लोग उस रिलेशनशिप में या ऐसी रिलेशनशिप में रह करके उसे स्ट्रेच करते रहते हैं, राइट, नहीं अब ठीक हो जाएगा, उस चक्कर में बहुत देर हो जाती है, कई बार ठीक नहीं होती है चीज़ें और बहुत देर हो जाती है, लोग अपनी लाइफ ख़राब कर लेते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि आप इसको इस तरीके से समझाएं लोगों को कि सब लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ लें, हाँ यार ये चीज़ गलतियाँ हो रही है, और वहाँ देर होने से बच जाए। आई वॉन्ट यू टू ब्रेक डाउन दिस अ बिट। टॉक्सिसिटी एक ऐसा टर्म बन गया है अभी कि एक छोटे से इनकन्वीनियंस में भी लोग उसको टॉक्सिक टैग कर दे रहे हैं, वन। सेकेंड, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और उनको समझ नहीं आ रहा है दैट दिस इज टॉक्सिक। राइट। नाउ इफ यू टेल मी दैट आई शुड गिव एन आउटलाइन कि कैसे लोग टॉक्सिक रिलेशन फिगर आउट कर सकें, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि what can be toxic for me might not be toxic for you. Okay. Individual difference is the biggest deal when it comes to psychology. The easiest way I can express through which people can understand if this relationship is a good fit for them or if it is not, they need to question what am I bringing up to the table and what the other person is. Okay. Is the relationship all about how can we both serve a person, or
is it all about how can we both serve me? This is not a healthy relation. It has to be transactional. मैं बहुत सारे रिलेशंस में देखती हूँ कि एक इंसान दूसरे इंसान को प्रोजेक्ट बना ले रहा है, ओके, और सारा रिलेशन उसी के आसपास केटर हो रहा है. अब इसमें क्या हम ये बोलेंगे जो रिसीवर है सिर्फ वो ही रिसीव कर रहा है? नहीं, जो गिवर है ना उसका नीड है गिविंग का. दैट पर्सन इज कमिंग फ्रॉम दिस स्पेस कि मेरा जो पार्टनर हो उसको मैं सब कुछ प्रोवाइड कर पाऊं. ये एक्ट इटसेल्फ ही उसके लिए रिसीविंग है. और समझ रहे हो आप मेरी बात? समझ। और जो दूसरा इंसान है उसके लिए रिसीविंग तो है ही, उसके लिए तो डायरेक्ट रिसीविंग है ही. कई बार क्या होता है, हम अपनी वर्थ रिलेशन में ढूंढने लगते हैं. आई एम गुड इनफ ओनली व्हेन माय पार्टनर इज हैप्पी. राइट. I am good enough only when I'm catering to these needs and I don't have to do anything for my own self. This is extremely toxic. If you are not being feted, there is no transaction, then it is unhealthy. Maybe it can appear very rude कि ये क्या बात है. Right. Unconditional love is good with parents. Parents can give their kids, and if good enough, then kids can give it back to their parents. Right. Otherwise, it is transactional. These are chosen relation and it has to be transactional in few ways. But क्या इसका ये मतलब हो गया कि a partner should give financial transaction and the other should give the same? No. Whatever is the transaction, emotional transaction, nurturance, motherly feeling, taking care of physical providence, whatever. But there has to be a question कि how is the dynamic going on? आज के problem में ना, मतलब मुझे क्या लगता है कि girls are extremely independent. Okay. If I talk about Right, myself right. also, Absolutely. मुझे ना सोशल नीड है अपने पार्टनर से, मुझे ना फाइनेंशियल नीड है अपने पार्टनर से. Right. मुझे कुछ भी अपना काम करना है, आई एम एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट फॉर दैट. पहले क्या होता था, इफ अ फीमेल हैव टू बाय अ लिपस्टिक आल्सो, शी रिलाइज ऑन हर They need हस्बैंड. permission also. हाँ, परमिशन चाहिए, बल्कि वो जाएगी ही उनके जाएगी साथ. उनके साथ. रिलायंस इतना है. Right. उतने प्रोवाइडेंस से ही ना लड़कियों का मन भर जाता था कि आहा, ही इज डूइंग सो मच फॉर मी. मैम एक क्वेश्चन एकदम स्ट्राइक कर रहा है मुझे. जैसे आपने बताया कि पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि एक लिपस्टिक भी लेना हो तो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट रहती थी. सो विच इज़ गुड. फीमेल्स आर गेटिंग इंडिपेंडेंट नाउ इट इज़. इट्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल. होना भी चाहिए. बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी, आई फील डिपेंडेंसी, सो मच ऑफ डिपेंडेंसी इज़ अ कर्स, आई पर्सनली बिलीव. बट मैम अगर मैं देखूँ रिलेशनशिप सक्सेस रेशो पहले के टाइम पर अभी के टाइम पे, अब अगर बहुत सारी फीमेल्स इंडिपेंडेंट हो जाती हैं तो मेल्स और फीमेल्स के बीच, आई मीन कपल के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग जाते हैं. जो मैं आजकल देख रहा हूँ, फ्रीक्वेंट केसेस ऑफ ब्रेकअप्स, डाइवोर्स. पहले के टाइम पे मैरिजेस सक्सेस इतनी ज़्यादा क्यों होती थी और आज इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट ये सब चीज़ें क्यों देखने में आती? हर थोड़े दिन में डाइवोर्स हो गया, ब्रेकअप हो गया. पीपल आर लिटरली गेटिंग एस्टनिश्ड कि यार इनका तो इतना अच्छा रिलेशनशिप था. इफ़ यू टॉक अबाउट ऋतिक रोशन, सुजैन खान, राइट, 17 ईयर्स ऑफ रिलेशनशिप. मैंने सेलिब्रिटी का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि लोग बाग बहुत जल्दी उसको रिलेट कर पाएंगे, राइट. सो ऐसा क्यों हो रहा है ये? और पहले मैरिजेस इतनी ज़्यादा सक्सेस क्यों होती थी? और मैं एक पर्सपेक्टिव थोड़ा सा इसमें रखना चाहूँगा कि कई बार लोग बाग इम्पल्सिव डिसीजन भी ले लेते हैं, राइट. नहीं जमा, ओके ब्रेकअप. पहले के टाइम पे ऐसा होता था, नहीं पेरेंट्स समझाते नहीं, थोड़ा टाइम दो अपने आप को, सेटल करो. आज हम डाइवोर्स भी फाइल करते हैं तो गवर्नमेंट, आई मीन जो जज है वो भी यही बोलते हैं कि 6 महीने का टाइम लो. लोग बाग सेटल हो जाते हैं उसमें. अब तो पीपल आर गेटिंग सो इम्पेशेंट, सो इम्पल्सिव. आपको क्या लगता है कि पहले रिलेशनशिप्स इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों थी हमारे पेरेंट्स के टाइम पे? आज इतने जल्दी ऐसा इम्पल्सिव डिसीजन क्यों हो रहे हैं? क्यों इतनी जल्दी ब्रेकअप्स या डाइवोर्सेस हो रहे हैं? एग्जैक्टली ना, यही मैं जैसे बोल रही थी कि रिलायंस, मैं उसी पॉइंट को कंटिन्यू करके इस सवाल को भी जवाब दूंगी कि रिलायंस उनका प्रोवाइडेंस, मटेरियलिस्टिक प्रोवाइडेंस में था. फीमेल्स उसमें खुश हो जाती थी. आज की डेट में क्या है कि रिसीविंग, उन्हें क्या चाहिए, सारी इंडिपेंडेंट फीमेल्स को मोस्टली सिर्फ इमोशनल रिसीविंग चाहिए और कोई रिसीविंग उनकी नीड ही नहीं है. बट सैडली मेल्स आर क्रिपल्ड इन इमोशनल प्रोवाइडेंस, स्पेसिफिकली नाउ, क्योंकि उनको खुद को तो इमोशनल एक्सप्रेशन का कभी फ्रीडम ही नहीं मिला. तो वो कैसे आपको अच्छा कर पाएंगे ना उस बात में, उस चीज़ में कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे? ओरिजिनली अगर देखा जाए तो फीमेल्स आर नॉट फेमिनाइन इनफ टुडे एंड मेल्स आर नॉट मैस्कुलाइन इनफ. मैं कोई एक जेंडर बायस नहीं यहाँ पे फेंकूंगी. मुझे जेन्युइनली ये लगता है कि लड़कियों को
रिसीविंग के आइडिया में उन्हें ये चाहिए कि वो उनको बहुत सारा नर्चरेंस, अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग ऑफ बीइंग हर्ड एक्सेट्रा प्रोवाइड करें, पर उनका साचा ही नहीं है वैसा, आपका है वैसा। इफ यू आर फेमिनाइन इनफ तो आपको नर्चरेंस देने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, बट वो दे नहीं पा रही क्योंकि वो तो खुद अपना मैस्कुलाइन फीडिंग कर रही है ना, बाय बीइंग इंडिपेंडेंट। वो करो, बहुत अच्छी बात है, दैट्स द नीड ऑफ एन आवर। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इट, नॉट अगेंस्ट इट, बट दैट्स हाउ द सोशल स्टेटस इज ऑपरेटिंग लाइक राइट नाउ। तो बिल्कुल करना चाहिए, पर आपका जो फेमिनाइन प्रोवाइडेंस है वो रिलेशनशिप में होना चाहिए। सिमिलरली मेल्स को एक्सप्रेशन बढ़ाना चाहिए। पहले, क्योंकि पहले वो लोग क्या था, सामान दिला देते थे, ध्यान रख लेते थे, घर प्रोवाइड कर देते थे, खाना दे देते थे, इतना बस इनफ। बट अब नहीं है, तो मेल्स को भी थोड़ा सा अपना फेमिनाइन साइड फ्यूल करके उनको प्रोवाइडेंस देना सीखना पड़ेगा, और फीमेल्स को समझना पड़ेगा कि मैं अपना ओरिजिनल मोल्ड मिस ना करूं। जैसे होता है ना कि पहले ऐसा था कि आपके जो दुश्मन थे वो दूसरे लोग थे, फिर रिवॉल्व होकर ऐसा हुआ कि आपके दुश्मन फैमिलीज में ही है, ऐसा वो फिलॉसफी चलता है ना कि रामायण के टाइम पे फैमिली में भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ऐसा कुछ भजन या ऐसा कुछ भी है जो ये बहुत अच्छे से पुट करता है इस चीज को। एंड दिस इज द टाइम वेयर बोथ द गुड एंड बैड इज इनसाइड यू, एंड दिस इज सो मच ऑफ अ स्कोप टू बी बेटर कि अगर अब आपको अपने रिलेशंस वर्कआउट करने हैं तो आपको खुद के साथ ही डील करना पड़ेगा। मैं सारे रिलेशनशिप इश्यूज वाले लोगों को यही बोलती हूँ, द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर पार्टनर इज टू वर्क ऑन योरसेल्फ, जस्ट डू दैट। This will make your relationship more healthier. This will make you healthy, hence the relationship healthy. Right. I mean, खुद पे वर्क करेंगे तो by default relationship भी healthy हो जाएगा, क्योंकि लड़कियां रहना सीखेंगी, वो थोड़ा फेमिनाइन हो पाएंगी। Absolutely, I agree. और जो मेल्स हैं वो थोड़े प्रोवाइडेंस आइडिया पे इमोशनल प्रोवाइडेंस सीखेंगे, क्योंकि कुछ और प्रोवाइडेंस का हमें अभी रिसीविंग की नीड ही नहीं है। राइट। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नीड है, तो ये क्या ट्रांजिशनल फेज है, मुझे ऐसा लगता है। ओके, सो जैसे आपने बोला कि फीमेल्स को इमोशनली, आपने बोला कि खुद पे वर्क करना चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए, राइट। सो जो फीमेल्स के लिए आपने बोला और मेल्स के लिए बोला, जो दोनों को अपने आप पे वर्क करना चाहिए, 3 to 4 टिप्स फीमेल्स के लिए, 4 to 5 टिप्स मेल्स के लिए, कि हाँ कई बार लोगों को पता होता है, जैसे लोगों को पता होता है कि हाँ मुझे वजन कम करना है, पर कर नहीं पाते हैं, दे हायर अ फिटनेस कोच लाइक मी। सो वैसे ही जैसे आपने बोला, मैं चाहता हूँ 5 टिप्स फॉर फीमेल्स, 5 टिप्स फॉर मेल्स, कि हाँ यार ये चीज़ आप करोगे तो शायद आपका रिलेशनशिप और आप दोनों ही बेटर हो सकते हो। दिस विल रियली बी हेल्पफुल, बिकॉज ये आप बोलोगे, दैट मैटर्स, राइट। सो मुझे लगता है लेट्स स्टार्ट विद फीमेल्स फर्स्ट। फीमेल्स का जो इंडिपेंडेंस का आइडिया है वो बहुत अच्छा है, पर यहाँ रिलेशनशिप में उन्हें डिपेंडेंसी शो करना चाहिए। मे बी आप कर सकते हो, पर मत करो, क्योंकि वो आपको प्रोवाइड तभी कर पाएगा। आप ये बोलोगे ना कि नहीं ऐसे, अगर आप उसको सिखाओगे या उस चीज में आप एक डिक्टेटरशिप लोगे तो मैन विल नॉट फील मैन इनफ। स्टार्ट डिपेंडिंग। You don't, and when you're not able to depend na, it says that you are hyper independent. That is also unhealthy. A lot of females are hyper independent. Right. So you have to start depending. 1. Second, accept your emotions. You being emotional is exactly how you're supposed to be. Express them. कि यार जब सुबह तेरी और मेरा कोई कॉन्फ्लिक्टेड बात होती है ना, तो दिन भर मुझे वो अफेक्ट करता है, रादर देन उसको ये बोलने से कि सुबह तूने मेरा मूड खराब कर दिया था और फिर अब तू फिर ये कर दे। स्टॉप ब्लेमिंग, ओन इट कि तुमने ऐसा करा, मुझे हर्ट हुआ और मेरे दिन भर ऐसा अफेक्ट हुआ। यू जस्ट डू इट 2-3 टाइम्स, आई एम श्योर योर पार्टनर विल रीच आउट टू इन द मिडल ऑफ द डे, क्योंकि उसको लगेगा अब कि इसको मेरे प्रोवाइडेंस का नीड है। थर्ड, कैन बी एक्सट्रीमली can be claimed that, oh, this is so narrow of Deeksha to pronounce this, but I really feel कि some kind of feeding gesture is always good. मैं भी मना नहीं करूँगी, I also have house help all the time and I am not cooking every day, once in a while I'm doing that, but that is a connection. You know, it's how humans have evolved. You should spend time like these. Fourth, initiate
collaborative activities. It can be watching, painting, traveling, cooking. ये फीमेल्स को इनिशिएशंस लेने पड़ेंगे, लड़कों को क्या ये नहीं समझ में आता है. तो हमारा, अगर आप इतने ही इंडिपेंडेंट हो गए हो तो उसको भी फीड करो टू फील बेटर. So I think these are majorly the things which females should work on. On the other side, males तो मुझे लगता है एक चीज पे अच्छे से काम कर लेंगे ना तो ही बहुत है. क्या एक चीज? बस ये समझें कि उनके इमोशंस हैं, वो से एक्सेप्ट करें, एंगर में प्रोड्यूस ना करें, एंजाइटी में प्रोड्यूस ना करें, एक्टिव लिसनिंग दें. फीमेल्स ऑटोमेटिकली सबमिशन पे आ जाएगी. मैं बता रही हूँ, जितनी इंडिपेंडेंट, जितनी स्ट्रॉन्ग हेडेड फीमेल, उतना मुश्किल है फॉर हर टू सबमिट. उसके स्टैंडर्ड्स ही अलग है ना. तो आपको एक ऑब्जेक्ट ऑफ रिलायंस होना पड़ेगा. आपको ही अगर वो संभाल रही है ना पूरे टाइम पे, तो आप उससे सबमिशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. आपको ये जरूरी है कि यू आर एक्चुअली स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग इनफ, और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब आप अपने इमोशन से डील करो. बिकॉज मेल्स आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशंस, एंड नाउअडेज इवन मोर दे आर सैंडविच्ड बिटवीन अ लॉट ऑफ थिंग्स. दे आर टॉर्न्ड अपार्ट लिटरली. तो अगर आप ये एक्सप्रेशन करोगे रादर देन ये कि मैं तो घर आता हूँ. लड़कियों को क्या कंप्लेंट होती है, जब घर आओ तो फोन चलाते रहते हैं, घर पे जो टाइम होता है वो सिर्फ टीवी पे जाता है. ये सारी कंप्लेंट्स क्यों है? क्योंकि लड़का चाह रहा है पीस मेकिंग, कि कुछ बात ही मत करो, कोई अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन ही मत करो, पीस बना रहेगा. दिस इज द वर्स्ट थिंग. यू हैव टू हैव करेज टू गो थ्रू दोज कॉन्वर्सेशंस व्हिच आर डिफिकल्ट. Have those conversations, form emotional intimacy, and see how your partner is going to change. Wow. तो मैम, इसमें जैसे आपने बताया कि मेल्स को गुस्सा बहुत आता है, राइट? क्या रीज़न है क्यों मेल्स को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है फीमेल से कंपैरिजन में? आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, पहला तो रीज़न है, अगर इफ आई हैव टू स्पीक साइकोलॉजिकली, एंगर इज अ रिएक्टिव इमोशन. एंगर डजंट स्टेम डायरेक्टली. वो एक रिएक्टिव इमोशन है, उसके पीछे कुछ इमोशंस हैं जिन्हें एक्सप्रेशन नहीं मिला. सो दैट्स द रीजन. उनको अपने रियल रूट इमोशन को एक्सप्रेस करने का फ्रीडम नहीं मिल रहा, तो वो गुस्सा हो रहे हैं. सेकेंड इज कंडीशनिंग में एंगर इज ग्लोरिफाइड. एंग्री यंग मैन, हेलो, आई डोंट वांट अ एंग्री यंग मैन. राइट. और एक चीज़ और मैं देखिए, अगर घर में कोई बच्चा अगर बहुत गुस्सा आता है तो घर वाले बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं. अरे ये गुस्सा हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, आई मीन इसको शांत करो, इसको चुप करो, ये नाराज हो जाएगा. तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा टैग भी करा गया है, बहुत हाईलाइट भी करा गया है कि ये इतना गुस्सा आ रहा, तो बच्चे को और इंपॉर्टेंस मिलती, वो ऐसे ही बड़ा होता है. आई थिंक फर्स्ट टाइम में अगर उसको एंटरटेन ना करा जाए, 2 थप्पड़ दिए जाए बच्चे को, तो आई थिंक उसे उसको डांट दिया जाए, समझा दिया जाए, बस उसको एंटरटेन नहीं करना चाहिए. इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बिल्कुल सही है. व्हेन आई से कि इट इज ग्लोरिफाइड, यही मैं कहना चाहती हूँ कि बचपन से जब बच्चे, कोई लड़का गुस्सा करता है तो उसको बड़ा ऐसे देखा जाता है, और ये भी बोला जाता है कि ओ ये तो अपने पापा पे गया है, ये तो अपने दादा पे गया है. सच अ बिग वैलिडेशन फॉर अ 4 year 5 year old किड कि ओ ये तो वो लोग भी करते थे, तो मुझे तो करना ही है, ये मेरा तो राइट है. तो एक्चुअली एंगर रिएक्टिव इमोशन का भी सॉर्टिंग होना चाहिए फॉर अडल्ट्स, बट ग्लोरिफिकेशन ऑफ एंगर खत्म होना चाहिए कि ओ जैसे बोलते हैं ना, मर्द को तो गुस्सा आता ही है. नो. इफ यू आर मैन इनफ इन टुडेज जनरेशन, डील विद योर प्राइमरी इमोशन एंड नॉट इन अ सेकेंडरी इमोशन लाइक एंगर. राइट. मैम, मुझे ये चीज़ पूछना थी, जैसे कि आज अगर कोई भी बच्चा रहता है, जब वो बड़ा होता है, कई ऐसे लोग रहते हैं उनके साथ बचपन में कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए होते हैं जो उन्हें हमेशा हॉन्ट करते हैं या बॉदर करते हैं, उनकी प्रेजेंट लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, या उनसे रिलेटेड, चाहे उनकी किसी की वाइफ हो, सिस्टर हो, पेरेंट्स हो, कहीं ना कहीं उनके पर्सनालिटी में चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है, बॉदर करती है. सभी के साथ होते हैं अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस, इट्स अ लाइफ, राइट? सो आई मीन कैसे डील करा जाए इस टाइप के इमोशन से कि वो हमें बॉदर ना करे. कई बार सपने भी आने लग जाते हैं उस टाइप के, वो मेमोरीज ऐसी रहती है, पूरे टाइम हॉन्ट करती रहती है. सो आप कैसे एक्सप्लेन करो? ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है, इसी का जब इंटेंसिटी, मतलब ये बहुत ही, आपने मुझे एक स्पेक्ट्रम क्वेश्चन पूछा है. इसका एक एंड ऑफ स्पेक्ट्रम होता है जिसे हम कंडीशनिंग्स बोलते हैं. कि आपके बचपन में पॉजिटिव, नेगेटिव, हेल्दी, अनहेल्दी एक्सपीरियंसेस हुए हैं और उससे आपका पर्सनालिटी फ्रेम हो रहा है.
Right. और इसका अदर एंड ऑफ स्पेक्ट्रम होता है जहाँ आपके वो एक्सपीरियंसेस इतने ज़्यादा होते हैं जहाँ वो आपको हॉन्ट करते हैं, द वे यू वर Right. पुटिंग कि दे हॉन्टिंग, दैट इज व्हाट वी कॉल एज चाइल्डहुड ट्रॉमा. Right. And it can cast in whatever intensity. Trauma has that significant of an impact that your very working of your brain also changes. Right. जो ट्रॉमा ब्रेन होता है उसका ऑपरेशन और एक नॉर्मल फंक्शनिंग ह्यूमन के ब्रेन का ऑपरेशन इज डिफरेंट. ये रिसर्चेस आर पुटिंग इट आउट. नाउ इफ आई हैव टू आंसर हाउ डू यू डील विद इट. Right. इफ इट इज इतना ट्रिवियल छोटा वो है जहाँ पर यू कैन फिगर आउट कि एज आई से एवरीथिंग स्टार्ट्स विद एक्सेप्टेंस. Right. Everything starts with awareness. Everything starts with by being bluntly, openly honest with your own self of your own difficulties. Right. हम ये नहीं कर रहे हैं. हमें दूसरों के ऊपर एक्सटर्नली चीज़ें पुट आउट करना बहुत इजी, कन्वीनियंट लगता है. तो ये चीज़ का एक्सेप्टेंस होना कि मेरी ये कंडीशनिंग है, ये मुझे सर्व नहीं कर रही है, इस चीज़ का एक्सेप्टेंस एंड अवेयरनेस, ट्रस्ट मी, इज 50% वर्क डन. अगर छोटा कंसर्न है तो वो ऐसे हो सकता है. एंड देन यू फिगर आउट वेज थ्रू विच यू हैव टू चेंज एंड मॉडिफाई इट. अब Right. अगर आप मुझसे कोई सब्जेक्टिव एग्जाम्पल पूछोगे इसके छोटे का तो मैं शायद उसके वेज भी बता पाऊंगी, बट ये बहुत ही अगेन इट्स वेरी वेरी सब्जेक्टिव एंड एट वन पॉइंट ये डिफिकल्ट हो सकता है. इस दुनिया में ना सारी एक्सटर्नल लड़ाइयाँ लड़ना बड़ा ईजी है. Right. अपने खुद के माइंड से फाइट करना, इट्स डिफिकल्ट, इट्स पेनफुल, इट्स लाइक यू आर शेडिंग एन ऑर्गन. Absolutely. बिकॉज दैट्स हाउ द कंडीशनिंग लुक्स लाइक. आपका नर्वस सिस्टम एक उस थॉट के आइडिया से ईयर्स से फंक्शन कर रहा है. हमसे छोटा सा चेंज नहीं होता. स्टाइल ऑफ ब्रशिंग चेंज नहीं होती, स्टाइल ऑफ ड्राइविंग चेंज नहीं होती. हमें थॉट का पैटर्न चेंज करना, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क. दैट इज वेयर यू शुड कंसिडर टेकिंग थेरेप्यूटिक असिस्टेंस. यू गो टू अ थेरेपिस्ट, टेल देम कि यार ये 3-4 कंडीशनिंग्स हैं, ये मुझे परेशान करती हैं. वेरी वेल दे कैन असिस्ट यू. एंड यू नो मुझे लगता है कि इन छोटी चीज़ों से ही इम्प्रूवमेंट इतना ब्यूटीफुल होता है दैट यू स्टार्ट बिलीविंग इन दीज थिंग्स कि ओके ये कितना ओके है ये सब सीक आउट करना, जो हमने शुरू करा था कॉन्वर्सेशन जहाँ से. एंड इवन व्हेन आई वाज इन माय मास्टर्स आई वाज प्लानिंग माय ओन ऑर्गेनाइजेशन. आई sincerely with an intention named it as up life. Wherever you are, you're going ahead from that. Absolutely. And the tagline goes like nurturing your being. Your very being. आपको कुछ और होना नहीं है, आपको बस human being होना है. Okay. You have to be a fully functional human being. There is nothing you have to externally put in. You just have to unfold. It's just like that. So you do the unfolding on your own. If that doesn't happen, if you need some kind of assistance, go and seek out. Right. And when it comes to the other end of the spectrum, which is a trauma, it's too sensitive to even touch on your own. It's like a physical surgery. Don't do that. Definitely seek help for it. अगर ऐसा लगता है कि नींद में कुछ पुराने सपने आते हैं, कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस से आपको आज ऑपरेशन में दिक्कत होता है, थोड़ा सेंसिटिव है, बट आई वुड लाइक टू पुट इट आउट हियर बिकॉज आप इतने इन डेप्थ क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे. 10 में से 8 लोगों को, बच्चों को इनअप्रोप्रिएट टच या फिजिकल डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस हुआ है. Right. 8 बच्चे कितना बड़ा नंबर है. एंड आई एम नॉट सेइंग जेंडर स्पेसिफिक हियर, बीट मेल बीट फीमेल. I agree. और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अडल्टहुड में इम्पैक्ट करती हैं. Absolutely. और मैं देखती हूँ ना थेरेप्यूटिक प्रोसेस में बच्चे बोल नहीं पाए क्योंकि उनको लगा था कि मुझ पे तो ट्रस्ट ही नहीं किया जाएगा, या फिर बोला है तो ये बोल दिया गया कि तुम तो झूठ बोल रहे हो. Right. फैमिली एंटरटेन नहीं करती इन सब चीज़ों को, ऐसा हो ही नहीं सकता है. उनके पास खुद के पास इतना करेज नहीं है इस चीज़ को एड्रेस करने का. मैं ये देखूं कि मेरी मौसी का बेटा मेरे घर के मेरी दूसरी चाची की बेटी को इनअप्रोप्रिएटली टच कर रहा है, मेरे पास करेज है क्या बोलने के लिए? इंडियन सिस्टम वैसा है, बट दो मेरे पास है अब, पर यूजुअली ऐसे ही रन होता है. तो ये सब चीज़ें सबको हॉन्ट करती हैं यार. इतना बड़ा नंबर है तो कितने ही लोगों के पास ये होगा. सो इन सब कंसर्न्स पे यू शुड डेफिनेटली कंसिडर थेरेप्यूटिक हेल्प. थेरेपी में कोई ऐसा हॉरिफाइड कमिटमेंट नहीं है
कि अब आपने साइन अप कर दिया तो नाउ यू हैव टू गो एंड यू आर लाइक, मतलब ऐसा कोई अकाउंटेबिलिटी कंपल्सरी नहीं है. Right. इनफैक्ट मैं पर्सनली एज अ थेरेपिस्ट आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट्स, ट्राई मी फॉर 2 sessions. Right. You have to stay, you don't have to stay, that's your call. And मुझे ये भी लगता है कि not every therapist is compatible with every client. Right. So I give my clients this full open confrontational space कि वो मुझे बोल सकते हैं कि I'm not feeling compatible with you and it is okay. Right. I tell them कि आपका कंफर्ट आपको ये लगना चाहिए कि मैं आपसे बात कर सकती हूँ. True. अगर वो फ्रीडम आपको नहीं लग रहा, मैं ही आपको किसी और को रेफर करूंगी यार. Right. Right. आपने ये स्टेप लिया है दैट यू वांट टू सॉर्ट योर ओन बैग ऑफ वॉर्म्स, यू हैव टू फाइट विद योर ओन मेंटल स्पेस. इट्स अ वेरी बिग डील. उसको जस्टिस होना चाहिए, कोई भी करे. Right. इतना कंफर्ट, इतना ओपननेस, इतना कम्युनिकेटिव होता है ये स्पेस. Right. Right. True. पता नहीं क्यों लोग डरते हैं. True, मैम. चेक तो Judgments. करना. नहीं, मुझे क्या लगता है कि आज की जनरेशन से ज़्यादा ना कोई भी एक्सप्लोरेटिव नहीं है. इनफैक्ट जब मैं जेनजी उनके क्लाइंटेल के साथ डील करती हूँ, दे आर सो ओपन इवन फॉर देयर सेक्सुअलिटीज. Right. दैट इज ओके, मतलब दैट इज देयर चॉइस. पर मुझे लगता है कि इनके अंदर कितना करेज है यार एक्सप्लोरेशन का. दे वांट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग. True. दे वांट टू एक्सप्लोर देयर ओन फील्ड्स. मैं देख रही हूँ 8th 9th के बच्चे आर गोइंग ऑन इंटर्नशिप्स जस्ट टू फिगर आउट कि मुझे ये फील्ड अच्छी लग रही है कि नहीं. देन दे आर साइनिंग अप फॉर इट फुल टाइम. जब इतना एक्सपोजर माइंडसेट है और आप बोलते ना अरे यार मेरे दोस्त ने बोला मैं ये ट्राई करके देखती हूँ. नई चीजें ट्राई करना, एडवेंचरस होना कितना अच्छा लगता है हर किसी को. ये भी तो वही है ना. True. True. इसमें क्या प्रॉब्लम है. तो ये हम लोगों को कितना कूल लगता है नई चीजें ट्राई करना, एडवेंचर्स पे जाना, एक्सप्लोर करना. और एवरीबडी से इट एज यू नो व्हेन दे आर ब्रैगिंग अबाउट देमसेल्फ कि आई एम वेरी ओपन फॉर थिंग्स. वेयर इज दिस थिंग गोइंग व्हेन इट कम्स टू हेल्पिंग एंड सॉर्टिंग योर ओन सेल्फ. Right. So true. इतने सारे लोगों को हर कुछ नया ट्राई करना है. नए नए न्यूनेस से लोगों को ऑब्सेशन हो गया है. वो क्यों हो गया है? क्योंकि हमें डोपामिन स्टिमुलेशन हमारे फोन से, डिवाइसेस से बहुत ज्यादा मिलता है. That is true. तो न्यूनेस से एडिक्शन होना इज वेरी नेचुरल. तो इस स्पेस का क्यों नहीं? और ये तो ऐसा स्पेस है कि मैं बता रही हूँ ना, मैं खुद भी फिजिकल एक्सरसाइज करती हूँ फॉर माई ओन रीजन ऑफ मेंटल दिस थिंग. बट अगर हम हाफ द एफर्ट भी लगा लें ना मेंटल वर्क के लिए जो हम फिजिकल में लगाते हैं, Right. आवर माइंड रिएक्ट्स इन अ डिफरेंट वे ऑल टुगेदर. सो इतना ही तो एफर्ट देना है. 2 सेशन विच इज 45 मिनट्स प्लस 45 मिनट्स, इतना तो एक्सप्लोरेटिव माइंडसेट होना ही चाहिए. सो आई फील कि ये जो ट्रॉमा वाला बात आपने करा है, कंडीशनिंग से ट्रॉमा तक, इसमें जो भी वर्किंग है या इवन अदरवाइज इमोशनल अवेयरनेस, सॉर्टिंग, फीलिंग बेटर अबाउट योर सेल्फ, फीलिंग मोर न्यूट्रल, स्टेबल, अगर ऐसा लगता है इन सब चीज़ों के लिए, ट्राई इट. जस्ट गिव इट अ शॉट टू एनीबॉडी, बट जस्ट गिव इट. Right. Seek help. एंड ये असिस्टेंस है, मतलब मैं तो ना इसको हेल्प भी नहीं कहूंगी, ये Right, असिस्टेंस assistance है. है. इट्स अ प्लेस फॉर फैसिलिटेटिंग यू टू बी योर ओन बेस्ट. कोई हेल्प नहीं है ये. True. ये तो सिर्फ फैसिलिटेशन और असिस्टेंस है. उतना तो हम हर जगह लेते हैं ना. ये जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं लोग, इनके अंदर भी एक नीड है ना बेटरमेंट की, Right. एक्सप्लोरेशन की, बियॉन्ड लिमिट्स पर्सपेक्टिव लेने की. तभी True. तो बैठे हैं ना ये. Absolutely. 100%. इट इज जस्ट दैट माइंडसेट. मैम, सिंस यू मेंशन्ड अबाउट एक्सरसाइजिंग, सो मतलब मैंने मेरे क्लाइंट में भी ये चीज़ देखी है. जैसे वन ऑफ माई क्लाइंट्स, ही लॉस्ट ऑलमोस्ट 12-13 kgs इन माई ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम. सो ही टोल्ड मी कि सर आपके प्रोग्राम में मेरा वेट लॉस तो हुआ ही हुआ है, अलॉन्ग विद दैट मतलब मैं मेंटली भी बहुत स्ट्रांग हुआ हूँ. आपने मेरा माइंडसेट बहुत चेंज करा है. बिकॉज मैं हमेशा, एक तो ड्यूरिंग वर्कआउट मेरी आदत है क्लाइंट को कुछ ना कुछ पॉजिटिव कोट्स बोलने की, और हमेशा जैसे वो कुछ भी नेगेटिव बात करते तो हमेशा मैं उनको एक ही चीज़ बोलता था कि पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी. सो आप मुझे बताइए कि पॉजिटिव सोचना सही में हेल्प करता है, और क्या ये एक एफर्ट होना चाहिए या फिर हमको इनहेरेंट अपने अंदर चीज़ डेवलप कर लेना चाहिए? ओके, मैं इसे 2 तरह से आंसर करती हूँ. पहला जो आपने पूछा कि आप का जो क्लाइंट था जिसका ट्रांसफॉर्मेशन से उसको ऐसा असिस्टेंस मिला, एब्सोल्युटली दिस इज फैक्ट. माइंड एंड बॉडी आर नॉट डिफरेंट एंटिटीज, दे आर इंटरडिपेंडेंट.
एंड इनफैक्ट अभी तो रिसर्च इज सेइंग दैट वी हैव 3 इंडिपेंडेंट ब्रेन्स. ओके. इसका क्या मतलब हुआ, हमारी बॉडी में से 3 ऑर्गन हैं जिनका वर्किंग इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रेन हो रहा है. वन इज ऑब्वियसली द ब्रेन, सेकंड इज योर गट एंड थर्ड इज योर हार्ट. राइट. इनके पास दूसरे फंक्शनिंग ऐसे सेल्स हैं जो ब्रेन नहीं भी सिग्नल देता तो भी वर्क करते हैं. True. तभी जब किसी इंसान का ब्रेन डेड हो जाता है तो उसे कोमा में बोलते हैं. ओके. उसका हार्ट फंक्शनिंग है, गट फंक्शनिंग है. राइट. अब जब ये चीजें तीनों इतनी इंटर रिलेटेड हैं तो ऑब्वियसली वर्कआउट करके, वेट लॉस करके, एक लाइफस्टाइल में आके, हेल्दी खाकर, एवरी डे गोइंग टू द जिम, हिटिंग द जिम, जस्ट इवन दैट इज गुड इनफ कि गो यू हिट द जिम एंड यू आर बीइंग कंसिस्टेंट विद दैट. एंड उस पे अगर यू आर बीइंग वर्किंग विद अ trainer as efficient as you, right. and then you are feeding them in the right way, they're having their change also, तो वो जाने का act is rewarding them. Obviously अच्छा लगने लगेगा ना. हमारा माइंड स्पेसिफिकली हमें कुछ ऐसे हर दिन न्यूरॉन्स देता है. right. और बोलता है इसे नई चीज में यूज करो. अगर आप अपना एवरीडे काम करोगे वो यूज ही नहीं करने देगा. right. जब आप कोई नया काम करोगे तो वो उन्हें यूज होने पे देगा. right. तो इन सब चीजों से आपका ब्रेन फंक्शनिंग, आपका कितने न्यूरॉन्स एक्टिव हैं वो डिसाइड हो रहा है. ऑब्वियसली पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा ही आएगा. right. एक और रिसर्च आई वुड लाइक टू पुट, एक रीसेंट रिसर्च आया है जो कह रहा है कि मैं देखो थेरेपिस्ट होके आई एम स्पीकिंग दिस वे बट फैक्ट इज फैक्ट. एब्सोल्युटली. एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जिन्होंने डिप्रेसिव एपिसोड में, उनको डिप्रेशन था एंड दे वर डायग्नोस्ड विथ क्लिनिकल डिप्रेशन और उन लोगों ने थेरेपी ली. अनदर ग्रुप था सेम सिचुएशन बट उन्होंने थेरेपी भी ली और फिजिकल वर्कआउट भी करा. राइट. 80% डिफरेंस था. 80%. I'm sure. तो क्या ये मतलब है, मैं यहाँ ये नहीं प्रीच कर रही हूँ कि आप फिजिकल हेल्थ करो एंड योर डिप्रेशन विल बी गॉन. नो, I'm saying work on all the things. Both the things should be a combination. Yes, absolutely. अब आपका सेकेंड सेट ऑफ क्वेश्चन जिसको मैं अलग पुट करूंगी कि क्या पॉजिटिव सोचना सही है. अगेन जैसे मैंने कुछ टाइम पहले स्यूडो पॉजिटिविटी की बात करी थी, दैट इज नॉट ओके. मैं ये बोल रही हूँ, जैसे आपको मेरी क्लाइंट का एग्जांपल देती हूँ. सो शी ऑलवेज सेज कि मैं तो बोल जाती है वैसे स्लिपर उसमें कि आई एम गुड फॉर नथिंग यार, आई एम नॉट गुड इनफ. एंड वन डे शी केम टू थेरेपी एंड शी सेड कि दीक्षा मैम मैं सुबह अफर्मेशन पढ़ने चालू कर दूं क्या कि आई एम गुड इनफ, आई डिजर्व दिस, आई एम बीइंग बेटर. सो आई वाज लाइक कि कुछ तेरे साइड से पॉजिटिव वो आ रहा है, बिल्कुल करो, नो रेस्ट्रिक्शन. राइट. शी स्टार्टेड डूइंग दैट. थोड़े दिन बाद हम फिर एक सेशन में बैठे, वी वर सिटिंग ऑनलाइन फॉर अ सेशन, और उसके हाथ से कप गिर गया. Okay. और वो उसने मेरी बात सुनते सुनते एकदम उसमें हिंडर करके शी वॉज रियली एजिटेटेड एंड शी सेड कि देखा कब तोड़ दिया, मेरे से कोई काम ठीक से नहीं होता. Okay. अब आप सुबह रट्टे लगाते रहो अफर्मेशंस के, बोलते रहो आप पॉजिटिव चीजें, पढ़ते रहो आप पॉजिटिव कोट, विल दैट डू दैट चेंज? नो, दैट विल बी स्यूडो पॉजिटिव. इस केस में ये फिगर आउट करना कि वेयर इज दिस बिलीफ इनसाइड मी इज कमिंग फ्रॉम, वर्किंग ऑन दैट इज अ वे बेटर डील. सेकेंड क्या है, पॉजिटिव सोचना कहाँ अच्छा होता है. अगर मेरा 1/4 ग्लास फिल्ड है और 3/4 खाली है, मैं 1/4 देखूं, ये पॉजिटिव सोचना है. True. पर मैं ये बोलने लग जाऊं अपने दिमाग को नहीं 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 नहीं, मेरा तो 3/4 फिल्ड है और 1/4 खाली है, ये स्यूडो पॉजिटिव है. Right. Pseudo positive is you are trying to make a fool of your mind, but that can't happen. It's the strongest organ you have. You cannot do that. Right. And rather उसको झूठ लगने लगता है, उसके लिए रियलिटी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, वो नहीं वैसे ऑपरेट कर सकता. तो पॉजिटिव सोचना चाहिए, पर जो चीज़ें हैं उसको एज इट इज़ देखकर, तो आपको फिर माइंड और ज़्यादा वैसी सिमिलर चीज़ें सचवाएगा. द वे यू सेड कि पॉजिटिव माइंडसेट अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी. Right. तो अगर मैं ये देखूंगी माई 1/4 ग्लास इज फिल्ड, नेक्स्ट डे वो हाफ फिल होगा या विद इन अ वीक वो हाफ फिल होगा, इसकी पोटेंसी, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है दैन मी टेलिंग कि 3/4 तो हाफ खाली है पर मैं बोलूँ 3/4 फिल्ड है. अब आपका जो 1/4 बचा था ना फिल्ड, वो भी कम हो जाएगा. राइट. मैम एक चीज़ स्ट्राइक कर रही है मुझे, जैसे कुछ लोग होते हैं, आई मीन आपने भी देखा होगा अपने सराउंडिंग्स में, जिन्हें हमेशा रोने की आदत होती है. राइट. इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. आज चलो मुझे एक कार खरीदना थी
मैंने कार ले ली, उसके पहले मैं रोता था कि अरे कार नहीं राइट। फिर मुझे घर खरीदना था, घर भी आ गया, रोते रहता था घर नहीं आया, चलो घर लिया, फिर भी रोते रहते हैं। क्या रीज़न होता है इसके पीछे कि उनके जो नेचर है वो चेंज नहीं होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कम में भी थोड़े खुश भी रहते हैं, और आई मीन दे वर्क फॉर बेटरमेंट, दे आर सो पॉजिटिव। सो क्या बचपन में ऐसा कुछ हुआ होता है, या उनकी सराउंडिंग ऐसी होती है कि बाय आई मीन नेचुरली ऐसे होते हैं वो? एक्चुअली ये तीनों ही चीज हो सकती है। Okay. क्या रीजन है ये तो नहीं हमें पता, पर ये जो आप बोल रहे हो ना, एक ये है कि ओके आई एम वर्किंग अ सर्टेन वे एंड आई वांट टू ओन दिस कार, दैट इज माय गोल, बहुत अच्छी बात है। Right. दूसरा माइंडसेट क्या होता है, आई एम वर्किंग फॉर दिस थिंग एंड ओनली इफ आई ओन द कार आई एम गुड। When you are reducing your identity for materialistic possession, you will never be satisfied. आज आप कुछ लोगे, कल कुछ और लोगे, ये चलता चला जाएगा until आप ये realize करो, एक dark day आए where you realize कि oh my god, ये पूरा idea तो सब shattered हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं रहा है। The way you're saying कि ऐसा ये ले लिया वो ले लिया फिर भी नहीं हुआ। अब इसमें thriving mindset, to be better, to have materialistic hoarding as a view of how good you're doing, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर you're doing good only when you do that, उसमें प्रॉब्लम है। तो कहीं से भी आ सकता है, हो सकता है कि किसी एक इंसान को अच्छा या सोशल स्टेटस तभी फील करवाया जाएगा जब उसके किसी तरह का वो घर ओन करता है, वो किसी तरह की लोकेलिटी में रहता है, वो कोई गाड़ी ओन करता है, तो हो सकता है उसके लिए वो वैलिडेशन ही सब कुछ बन गया और इसीलिए उसको गाड़ी चाहिए, इसीलिए उसको घर चाहिए। अगेन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैव सेटिस्फैक्शन इन योर ओन लाइफ विद एन एक्सट्रिंसिक आई। इट इज़ वेरी ईजी टू हैव सेटिस्फैक्शन विद एन इंट्रिंसिक आई। अपनी अंदर से, अगर आपको अंदर का लोकस ऑफ कंट्रोल है और आप अपनी लाइफ अंदर के वर्किंग से देख रहे हो तो आप सेटिस्फाइड होते हो। यही वो सेकंड टाइप ऑफ पीपल है जिनका आप मेंशन कर रहे हो कि कुछ लोग थोड़ी चीज़ों में भी खुश होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपनी वर्थ चीज़ों से नहीं फिगर आउट करते हैं, वो अपना इंटरनल आइडेंटिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ दीज थिंग्स रखते हैं। क्योंकि फिर तो ये एंडलेस है मैम, एब्सोल्युटली एंडलेस है। आप कुछ भी करते रहोगे, देयर इज ऑलवेज अ थिंग अहेड ऑफ दैट। और वो है ना, मैं इसको मल्टीपल टाइम पुट करती हूँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कि इमेजिन ड्रैगन्स आर्टिस्ट का एक सॉन्ग है विच सेज दैट नो मैटर व्हाट वी प्रीच वी ऑल आर मेड अप ऑफ ग्रीड। डीमंस सॉन्ग में ही मेंशन्ड है। दिस इज सो ट्रू। ह्यूमंस हैव अ बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ ग्रीड। अब आप इस ग्रीड को कहाँ डायरेक्ट करोगे वो डिसाइड करेगा, और अब आप अपनी इस ग्रीड पे अपनी आइडेंटिटी बिठा दोगे देन तो गुड लक गाइस, फिर तो इतना स्ट्रेस और इतना डिससैटिस्फैक्शन होगा। तो आई थिंक अचीवर्स माइंडसेट होना, थ्राइविंग माइंडसेट होना बहुत अच्छी बात है, बट उस पे ही अपनी आइडेंटिटी बिठा देना इज अ, या फिर अपनी खुशी जिंदगी की उसी पे वो कर देना, तो ये तो फिर ऐसा डिससैटिस्फैक्शन लूप है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। एनिमल मूवी देखी आपने? हाँ देखिए। आई मीन बहुत टाइम हो गया उसको रिलीज़ हुए तो, बट आई मीन उसमें बहुत सारे ऐसे, इतना वायलेंस है राइट, और इतनी हाइप्ड हुई थी मूवी, इतनी ज़्यादा कि ऐसी मूवी समाज के लिए गंदी है। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने उस पर कुछ ऐसे वीडियोज़ बनाए कि दिस मूवी इज़ जस्ट लाइक अ कैंसर फॉर सोसाइटी। तो और जो उसके डायरेक्टर है संदीप रेड्डी वांगा, उनका ऐसा कहना है कि ये तो मूवीज़ है, हमने भी राम लखन मूवी देखी है, ऐसी मूवी देखी, हम कौन से गैंगस्टर बन गए। बहुत से लोग का ऐसा कहना है कि ये मूवी है, इसको सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाए। पर आपको लगता है कि एनिमल मूवी है, कबीर सिंह, या फिर पहले एक मूवी आई थी उसका नाम वॉयलेंट मूवी थी, एकदम मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, गैंग्स ऑफ वासेपुर, आई डोंट नो आपने देखी कि नहीं देखी, पर क्या ये सोसाइटी को इम्पैक्ट करती है? चलो वो मूवी तो बहुत पहले आई थी, बट ये एनिमल मूवी तो जस्ट रिसेंट एग्जाम्पल है, प्लस अब सोशल मीडिया बहुत हाइप पर है, थोड़ी सी भी चीज़ एकदम फायर बन जाती है। सही बात है। सो व्हाट डू यू थिंक कि सच में इस टाइप की चीज़ें इम्पैक्ट करती है यंग जनरेशन को या यूथ को? बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट आपको क्या लगता है इस मामले में? ऐसा है ना, आप क्या कंज्यूम कर रहे हो ये आपको इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। अब वो फिजिकल कंजम्पशन भी हो सकता है, आप तो जानेंगे ये बात कि मैं जो खाऊंगी वही होगा। सिमिलरली मेंटली जो मैं कंज्यूम करूंगी ना वो मुझे इम्पैक्ट तो करेगा ही करेगा। एवरीबडी शुड बी एक्सट्रीमली कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू कंज्यूम।
राइट, जैसे हम लोग बोलते हैं फिटनेस कोचेस की आपका जो स्टमक है वो डस्टबिन नहीं है कि आप चाहे जो खाए जाओ डालते जाओ अंदर। सेम ब्रेन भी आई थिंक होता है कि इट्स नॉट डस्टबिन कि आप चाहे जो देखते जाओ या जो देख रहे हो या तो फिल्टर लगा करके देखो कि इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। यू शुड बी दैट मेंटली स्ट्रांग, या फिर अगर देख रहे हो तो दैट इज हेल्दी इनफ फॉर योर ब्रेन। अब देखो मुझे पर्सनली मूवी अच्छी लगी थी क्योंकि मैंने मूवी की तरह देखी मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी। एंड मुझे लगा कि व्हाट एक्टिंग, रणबीर कपूर हैज डन सच अ गुड जॉब इन एक्टिंग। जब मैंने सोशल मीडिया पे ये देखना चालू करा तो वो ज्यादा और बॉदर करने लगा। Oh my God, this is how society is treating females, and he is telling to prove the girl should prove her loyalty by licking his shoes, and we are promoting this. I'm like, guys, अपनी insecurities ना मूवी में रिफ्लेक्ट मत करो। मैं मुझे तो ऐसा लगता है कि वो एक मूवी थी, लोगों ने उसको इतना हाइप कर दिया इतना ज्यादा कि लोगों को और ज्यादा सोचने में आ गया। पहले शायद मैंने भी जब ये मूवी देखी मेरे दिमाग में इतना आया नहीं, आई वाज जस्ट एंजॉयिंग इट। जब वो बाहर ऐसे रील्स बनने लगे कि वो लिक माय शूज बोल रहा है ऐसा वैसा XYZ, तो मुझे और ज्यादा बॉदर करने लगी। हाँ, मतलब वो बोल रहे हैं कि अगर यू आर ट्रू टू योर फादर देन हैव इनफिडिलिटी फॉर योर पार्टनर, एंड दूसरे पार्टनर के साथ ऐसा करो। ओ माय गॉड, मतलब क्या हम जो फिल्म इंडस्ट्री फॉर एंटरटेनमेंट, इजंट इट? Absolutely, it's entertainment. उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि ये एक रियल कैरेक्टर पे बेस्ड है और आपको इनको फॉलो करना चाहिए। चलो फिर मेरे को फिर भी समझ में आता है कि लोग सोचे कि ओ आई एम आइडलाइजिंग दिस पर्सन तो अब मैं इनका सब कुछ फॉलो करूंगी। वो अलग बात है यार, बट अगर वो मूवी की तरह है तो उसको वैसे देखना चाहिए। सेकेंड बात जो आप बोल रहे हो ना कि फिल्टर होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि व्हेन आई एंडेड द मूवी मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल ये था कि एनिमल मूवी देख के आप ये क्लियरली देख सकते हो कि जिन बच्चों को फादर वुंड है, बाय दैट आई मीन जिनको एज अ चाइल्ड फादर प्रोवाइडेंस नहीं मिला है, उनके आफ्टर इम्पैक्ट कितने डेंजरस है। राइट, ये मूवी दिखा रही है ना, अब वो डेंजरस में कैसा भी बिहेवियर दिखा रही है और उसको कितनी भी इंटेंसिटी से दिखाया है। पर्पस क्या था? यही था ना कि ही इज एन एनिमल टू सर्व हिज फादर। Why is he an animal? Because he did not, there was a vacuum of his own need. तो इससे हम ये भी तो समझ सकते थे ना कि अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे हो then seek help. राइट, ये भी तो हो सकता 100%, था। 100%। मेरे दिमाग में पहला थॉट यही आया था जब मैंने मूवी देखी थी, और फिर मैंने देखा कि अरे आपको खुद का आइडिया ऑफ रिस्पेक्ट और आइडेंटिटी स्टैब्लिश्ड नहीं है, तभी तो आप इतने फ्रेजाइल हो ना कि आप स्क्रीन पे कुछ देख रहे हो और आपको उससे इंटरनली इम्पैक्ट हो रहा है। राइट, देखिए बहुत सीधी बात है, आज मैं आपको बोलती हूँ कोई ऐसी चीज जो आपको पता है फॉर अ फैक्ट वो नहीं है, मतलब वो ठीक राइट नहीं है, मैं आपको बोलूँ कि सर यू आर द वेरी थिन, यू विल बी लाइक आई यू स्टूपिड, आई एम मस्क्यूलर, है ना? यू विल कंसिडर दैट दिस इज नॉट अ फैक्ट, वो आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा। बट द मोमेंट आई विल से समथिंग जो आपके दिमाग में थोड़ा सा भी उसका डाउट होगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, देन दैट विल हिट यू। मुझे कोई बोलेगा कि दीक्षा यू वेरी डार्क कॉम्प्लेक्शन, आई बी लाइक हो आई हैव एवरेज इंडियन स्किन एंड मे बी यू हैव टू रिवाइज योर पर्सपेक्टिव। बट इफ समबडी विल टेल मी दैट दीक्षा यू आर फैट, तो हो सकता है इट विल हिट मी कि मे बी यू नो आई नो दैट the journey I have had from being very fat to now less fat, but हो सकता है इससे मुझे अब impact हो। क्यों? Because I have a button inside which somebody can come and press and then only I will burst. But in the first situation I don't have a button only, तो मुझे impact नहीं होगा। तो जितने लोगों को इन सब चीज़ों से ट्रिगर हो रहा है, they should again look inside and ask कि मुझे क्यों ट्रिगर हो रहा है? What is that unresolved part inside me with regard to this? वो देखना चाहिए। Okay, since you mentioned about your journey of your weight loss, I want to know that कि कैसे आपने कितना weight कम करा है, या फिर if you are comfortable telling, और मतलब क्या क्या आपने tools इस्तेमाल करे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कोच मैं भी कुछ नया सीख लूँ और प्लस लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले कि कैसे आपने अपना इतना ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन किया। Okay, so I was 126 kgs in 2017. 26 January 2017, I still remember the date. I weighed myself after I think 9-10 years. मैंने बीच में वेट लेना ही बंद कर दिया था। So I remember last weight I took was in 6th standard, जब स्कूल में वेट हाइट वेट नहीं होता था, right. उसमें
तो 6th क्लास के बच्चे का वेट है 89 kgs। आई वॉज 89 kgs इन 6th स्टैंडर्ड। और मैंने तब ये डिसाइड कर लिया कि अब मैं वेट ही नहीं लूँगी। एंड आई वॉज अ वेरी ऐसे डोमिनेटिंग बुली काइंड ऑफ अ पर्सन। तो सबको पता था कि दीक्षा वोंट कम फॉर हाइट एंड वेट। उसके बाद 2006 के बाद 2017 में मैंने वेट लिया है। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज 126 kgs। एंड दिस वॉज व्हेन आई वॉज इन माई मास्टर्स। अब मुझे ये क्लियर था कि आफ्टर मास्टर्स आई वॉन्ट टू हैव माई ओन ऑर्गेनाइजेशन, माई ओन प्रैक्टिस वगैरह वगैरह। और मेरे सवाल ना, मुझे एक डाउट आने लग गया कि इफ़ आई कैन नॉट, एवरीबडी अराउंड मी इज टेलिंग मी टू लूज वेट। अब मैंने इतना साइकोलॉजी पढ़ लिया, मुझे भी फिटनेस का आइडिया समझ में आ रहा है, मेरी डाइटरी हैबिट्स ख़राब हैं, मेरा मूवमेंट कुछ भी नहीं है। अगर दीक्षा तुम्हें ये फील करना है ना बेटा कि तुम ये कर पाओगी, तो पहले बी योर ओन गिनी पिग। ये इससे शुरू हुआ था। आई वॉन्टेड टू लूज वेट टू सी कि मैं जो NLP प्रैक्टिस सीख रही हूँ, क्या मैं एक्चुअली अपना माइंड शिफ्ट कर सकती हूँ, क्या मैं अपने ब्रेन को इस चीज़ के लिए ट्रेन कर सकती हूँ दैट आई हैव टू लूज वेट, क्या मैं अपने बिलीव्स को चेंज कर सकती हूँ, क्या मैं और माइंडफुल लाइफस्टाइल इनकलकेट कर सकती हूँ। अगर मैं ये सब कर पाऊँ तो मेरे पास कोई राइट है मास्टर्स के साथ चेंज वर्क करने का, और नहीं तो मुझे प्रोफेशन बदल लेना चाहिए। True. मेरे लिए डू और डाई सिचुएशन था उस टाइम। और ये सब कुछ सेल्फ प्रेशर्ड था। मेरे पेरेंट्स थक गए मुझे बचपन से सेज तक बोलते बोलते कि बेटा पतली हो जा। मतलब ये तक बात थी कि दिशा जो मांगेगी ना वो दे देंगे। कोई डिस्टेंट रिलेटिव भी मुझे यही कमिट कर रहा है। आपको एकदम किस पॉइंट में ट्रिगर किया कि नहीं यार अब तो मुझे बस लगा अब तो हो गया रेड अलर्ट। 2 साल है तुम्हारे पास, 2 साल यू हैव टू बी ऑन फील्ड। इसमें तुम्हें जो करना है ना वो कर लो। तो वो ऐसे उससे आया था दैट आई हैव टू प्रूव टू माई ओन सेल्फ दैट आई कैन डू दिस, सो दैट आई हैव करेज इनफ टू डू इट ऑन अदर्स। एंड देन आई स्टार्टेड जिमिंग, आई स्टार्टेड obviously following nutrition, and by 2019 I had lost, नहीं 2018 अप्रैल में मेरा मास्टर्स का फेयरवेल था। तो आई विल शेयर पिक्चर्स विथ यू। मैंने जो फ्रेशर्स में जो मैं दिख रही हूँ मास्टर्स के और जो फेयरवेल में दिख रही हूँ, ऐसा लगता है ये अलग अलग इंसान है। तो मेरे घर में ये लोग सब ऐसे मजाक बनाते हैं कि ऐसा लगता है कि एक एवरेज वेटेड फीमेल आपने अपनी बॉडी से बाहर I'm sure. सो मुझे अप्रैल तब ऐसा था कि ओके मेरे को इतना तो वेट कम करना ही है टिल माई farewell. So till my farewell I was on 86 kgs and I was looking pretty thin in that because luckily I'm blessed with a good height. 5'9" she is by the way. So उस केस में मुझे लगा कि दिस इज थिन इनफ। और मेरे घर वालों ने भी तब बोलना चालू कर दिया था कि बेटा अब और पतला नहीं होना, दिस इज मोर देन इनफ। मेरी मम्मी मुझे छुट्टियों में फिर और खिलाती थी एंड ऑल ऑफ दैट, लाइक दिस द इंडियन फैमिली सिस्टम। बट वो ऐसे ही जर्नी गई। सो आई एंड अप लूजिंग 40 kgs in that duration. And then COVID happened, I got married, COVID happened, I ended up gaining weight again. मेरी बॉडी का ऐसा ही डायनामिक है। अब वो मे बी वो आप बेटर समझ सकते हो, मैं तो नहीं समझा सकती। पर मैंने ये बना लिया है कि आई हैव टू बी कॉशियस एंड बी माइंडफुल अबाउट माई न्यूट्रिशन, नॉट जस्ट बिकॉज आई हैव टू लुक बी ऑन अ पर्टिकुलर नंबर ऑन द स्केल, बट बिकॉज आई वॉन्ट टू बी हेल्दी। राइट, मिरर में वी शुड ऑलवेज ट्रैक आवर प्रोग्रेस कि हाउ आर वी लुकिंग। अगर हम बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं वेइंग स्केल से, तो मान लो अगर 100 ग्राम भी ऊपर नीचे होता है तो बहुत स्ट्रेस हो जाता है और जब स्ट्रेस बढ़ता है तो विच इज़ नॉट गुड फॉर बॉडी एट ऑल। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे लाइक सिंस यू लॉस्ट 40 kgs, इट्स अ बिग नंबर, क्या चेंजेस आपने मेंटली फील करे? फिजिकली तो हमें समझ में आता है, क्लोथ्स साइजेस बहुत डाउन हो जाते हैं, वी लुक गुड, टोन, फर्म, स्ट्रॉन्ग। मेंटली आप क्या चेंजेस फील करते हैं कि अगर आप वेट लॉस करते हो? बहुत सारे ऐसे लोग भी देखेंगे शायद इस पॉडकास्ट को या सुनेंगे, तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि उन्हें, बहुत से लोग को मोटिवेशन नहीं मिलता, राइट, कि हम वेट कम क्यों करें, क्या ही करना है जिंदगी में, क्या ही रखा है, सब मोह माया टाइप्स। तो क्या मेंटली चेंजेस आते हैं आफ्टर लूजिंग फैट, आफ्टर लूजिंग वेट? यू शुड प्लीज एक्सप्लेन दिस मैम। मुझे ऐसा लगता है कि यूजुअली जो आते हैं, जो मैं देखती हूँ पहले, मतलब वो शायद लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे इस सिचुएशन में, कि ऑफ कोर्स यू स्टार्ट फीलिंग अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट, द वे यू कैरी, द वे यू आर ऑपरेटिंग, लाइक जेनरिक थिंग्स, छोटा छोटा सोशल ऑपरेशन, ये सब में भी आपका जो खुद का आइडिया ऑफ योर ओन कैपेसिटी है वो चेंज हो जाता है। तो आपकी एफिशिएंसी और ये सब काफ़ी बढ़ जाती है। मतलब जब मैंने वेट लूज़ किया था एंड
मुझे अपने ही होम टाउन में एक हॉस्पिटल में जाके ये बात करनी थी कि आई हैव सम टाइम बिफोर आई टेक अ नेक्स्ट स्टेप फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन और माई स्टडीज अब्रॉड. आई वॉज इन दैट फेज. तो मैं इजीली अपने फादर को बोलती कि मुझे उनसे बात करवा दो और मैं अगले दिन से हॉस्पिटल में बैठने लगती. वो टर्म्स पे हो जाता. बट आई डिसाइडेड कि मैं खुद जाऊंगी और मैं बात करूंगी, और मैंने यही करा. मैं गई, मैंने उनसे बात करी. उन्होंने जब अग्री कर दिया उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा कहाँ रहती हो, कब से हो, ऐसा वैसा. जब मैंने बताया तो बोले ओह आप उनकी बेटी हो, अच्छा अच्छा ठीक है. पर ये जो है ना, ये आपको लगता है कि नो आई वांट टू बी आउट एंड अबाउट फॉर दीज थिंग्स. आई वांट टू गो एंड जस्ट एक्सपोज माई सेल्फ एंड डू थिंग्स ऑन माई ओन. ऐसा सा अनशेकेबल कॉन्फिडेंस हो जाता है. अब मैं अगर पर्सनल मेरे उसकी बात करूँ ना, मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस हल्का अलग रहा है. ये सब मुझे बाद में रियलाइज हुआ. इमोशनली बाय हार्ट सिंस चाइल्डहुड आई हैव बीन अ एक्सट्रीमली सेंसिटिव काइंड पर्सन. मतलब ऐसा था सेकंड थर्ड क्लास में कि अगर मेरी क्लास में कोई बच्चा रो रहा है जो मेरे दोस्त भी नहीं है, मुझे उसको देख के इतना दुख लगता था कि हाउ कैन आई जस्ट हेल्प दिस पर्सन. फ्रॉम दैट मैं एक्सट्रीम बुली बन गई थी. मतलब मैंने घर में भी स्कूल में भी सबको बुली करा है. मुझे वेट लॉस करके रियलाइज हुआ कि मैं ये सब सिर्फ इसलिए करती थी बिकॉज आई वॉज फैट. तो मुझे समझ में आया कि मैं ये जो बुलिंग कर रही हूँ, या आफ्टर वेट लॉस आई रियलाइज कि इतने टाइम से जो मैं ये करती थी इट वॉज जस्ट कि मैं बुली हूँ, उसके पहले मैं ही प्रेशर बना दूँ. एंड आई वॉज extremely absolutely not allowing any hindrance because I was fat. मैं कॉलेज से बास्केटबॉल खेलती थी, मेरे ड्रेसिंग में कोई वो नहीं था. इनफैक्ट मुझे बहुत सारे लोग बोलते थे, तब तो बॉडी पॉजिटिविटी एंड प्लस साइज इन्फ्लुएंसिंग इतना कुछ था ही नहीं. आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक बैक इन 2013-14. तो a lot of people in my college and I was in Amity, Delhi. तो वहाँ पर मुझे लोग बोलते थे कि यार दीक्षा तेरा कॉन्फिडेंस तो बहुत ऐसे है, और तू खेलती भी है, और तेरा ड्रेसिंग का भी ऐसा है. a lot of people used to say कि how are you doing this. बाद में मुझे सब रियलाइज हुआ कि मैं अपने दिमाग में ना, मैं बहुत बार सोचती भी थी कि what is the problem in being fat. I am not losing on anything. और उस एज में तो ऐसा गाय अटेंशन इज ऑल्सो अ डील. तो मैं ये भी सोचती थी कि मुझे गाय अटेंशन का भी इशू नहीं है, मुझे ड्रेसिंग का भी इशू नहीं है, मैं खेलती भी हूँ, लोग मुझे बुली भी नहीं करते, इनफैक्ट लोग मुझसे दबते हैं. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? until I realized that oh there is a problem and I need to work on that. And then जब ये सब हो गया तो I have now completely, I'm very civil and considerate and empathetic to humans now. और अब मुझे लगता है कि I'm very much myself. तो जो बीच में था ना फेज, उसमें I had a reaction which was formed in my own insecurity like a defense to protect myself from being bullied. True. But it was so against my own self, my own mold. तो मेरे साथ ये जो एक्सपीरियंस रहा ये थोड़ा अलग सा रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अपना सा लगता है. एज एन आई फील कंफर्टेबल इन माई ओन सेल्फ नाउ देन दैट पार्ट. उस टाइम पे मैं सोचती थी कि मैं किसी तरह से रडार में ना आ जाऊँ, या मुझे हाउ डेयर यू बुली मी और हाउ डेयर यू से अ वर्ड अगेंस्ट ऐसा. So that was a little different kind of an experience I've had. I'm sure. Ma'am, जैसे if I talk about celebrities like Deepika Padukone or many more celebrities now, they are, I mean, बहुत ज़्यादा open up हो रहे हैं वो लोग, like depression के बारे में बात करने में. I really want to talk about this. So I mean, किसी भी व्यक्ति को पहली चीज़ कब समझ में आए कि वो डिप्रेशन में, right? डिप्रेशन क्या होता है और किस पॉइंट पे they need people like you. आप इसे ऐसे समझाइए जैसे आप छोटे बच्चे को समझा रहे हो, इतनी सरल भाषा में आप समझाइए उसको. ठीक है. एक्चुअली क्या है ना, अभी लोगों को इन टर्म्स का रियल मीनिंग सच में नहीं पता है. Somebody who's just sad will say, you know, I'm feeling very depressed today. And I'm like, hello, you don't feel depressed today. You feel depressed. So it's a prolonged sadness where you feel extremely gloomy. No matter what kind of external stimulation you're getting, there is no kick in your head. You end up spending days and nights in sadness.
मे बी यू आर ऑपरेटिंग नॉर्मल, आप नॉर्मल ऑफिस जा रहे हो, आप जिम जा रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, पर आपको चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। जो लोग बहुत रेजिलियंट होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि अरे नॉर्मल जियो, अपन तो ऐसा करो, वेकेशन पे चले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है गाइस टेम्पररी थोड़ा हो भी जाए, बट दैट्स नॉट लॉन्ग लास्टिंग। तो जब आपको ऐसा लगने लगे कि यार ये सैडनेस जा नहीं रही है, मैं पूरे टाइम अपने आप को सैड ना होने दूं, उसके लिए मैं कुछ करता रहता हूँ या करती रहती हूँ, दिस इज डिप्रेशन, वेयर यू ट्राइंग टू अवॉइड इट। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि आपको बहुत पैरालाइज्ड फील हो कि मैं तो मूव ही नहीं कर पा रही, मैं तो उठ ही नहीं पा रही, एवरी डे आई एम वेकिंग अप विद अ लॉट ऑफ सैडनेस। सेम गोज इन एंग्जाइटी, मॉर्निंग एंग्जाइटी इज सो कॉमन, पीपल वेक अप विद अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी, घबराहट से उठते हैं, घबराहट से सोते हैं, आधी रात में घबराहट से उठ जाते हैं, ये सब एंग्जाइटी है। सो ये सब ना चीज़ें आपके नॉर्मल ऑपरेशन में दिखती हैं और आप उन्हें कवर करने की कोशिश करना चाहते हो। तो जब ऐसी फीलिंग्स आने लगें, इमीडिएटली यू शुड सीक, एंड आई रियली वांट टू पुट इट आउट लाउड हियर बिफोर गोइंग टू अ साइकियाट्रिस्ट। इतने सारे लोग ये गलती करते हैं, बिफोर गोइंग टू अ साइकियाट्रिस्ट यू शुड गो टू अ साइकोलॉजिस्ट। वो आपको डायरेक्टली मेडिसिन पे डालेंगे, और बहुत सारे तरीके हैं अदरवाइज। अच्छे जो साइकियाट्रिस्ट हैं वो खुद बोल देते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, और अच्छे साइकोलॉजिस्ट खुद बोल देते हैं कि अब आपको मेडिसिनल असिस्टेंस का नीड है, प्लीज रेफर। दे विल राइट अ रेफरल और दे विल जस्ट टेल यू दैट कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट। आई डू दैट एक्टिवली। मैम जैसे आपने बोला कि आपके पास में आए या साइकोलॉजिस्ट के पास में जाए जब भी किसी को इस टाइप की फीलिंग है, चाहे एंजाइटी की हो चाहे डिप्रेशन की हो, अगर किसी भी रीज़न से वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, सेल्फ एक्सरसाइज क्या होगी? पहली चीज़ तो मैं थोड़ा सा डिप्रेशन को जैसे आपने ब्रेक डाउन किया, थोड़ा सा आप एंजाइटी को भी और ब्रेक डाउन करिए, अ लिटिल बिट डीपर। एंजाइटी में क्या होता है, एक बेचैनी, जो बोलते हैं ना मुझे बेचैनी हो रही है, घबराहट होना, हैंडशेक करना, हार्ट शिवर होना, एसिड बनना, वो पूरा बाहर आना, ये फिजिकल रिस्पॉन्स है। पेट में कुछ अजीब सा लगना, हर बार बार ये थॉट, ये तो फिजिकली दिख रहा है, बार बार ये थॉट आना, ये हो गया तो, वो हो गया तो, और ये तो ना हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो होता है। जैसे एंजाइटी को समझाने का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब कोविड चल रहा था, राइट, गर्मी हो रही थी, लोग आइसक्रीम खा रहे थे, अगले दिन खांस रहे थे, पर वो ये नहीं सोच रहे थे कि मैंने आइसक्रीम खाई है इसलिए मुझे खांसी हो रही है। उनका पहला थॉट क्या था, मुझे कहीं कोविड तो नहीं हो गया। ये एंजाइटी है। वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन को इमेजिन करना, और आपका दिमाग आपको कन्विंस करता है कि ऐसा तो होके ही रहेगा। दिस इज एंजाइटी। अब खुद जैसे आप बोल रहे हैं कि वो इंसान ना आ पाए तो क्या करे, अगर उसको जिस इंटेंसिटी से मैंने अभी आपको समझाया है, अगर ये इमोशंस फील हो रहे हैं तो जाना ही चाहिए, कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको पेट में ब्लीडिंग हो रही है, आपको कॉन्स्टेंटली वॉमिटिंग हो रही है, लूज मोशन हो रहे हैं, अपन ये सोचते हैं क्या यार कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती हूँ। एक लेवल तक आप अपना घरेलू इलाज कर लोगे, एक लेवल तक आप अपने आप को रेस्ट दे लोगे, लेकिन उसके बाद तो आपको जाना ही पड़ेगा ना। वो एक्सट्रीम पॉइंट पे तो दे नीड यू, राइट, बट इनिशियल पॉइंट में क्या करे कि वो वहां तक ना पहुंचे? देखो ये केमिकल वो हो रहा है, तो या तो फिर वो जो वर्क है कि अच्छा मुझे इस चीज, जैसे सैडनेस है, ग्रीफ है, यू एंड अप लूजिंग समबडी, ब्रेकअप हो गया, ऐसा कोई चीज हो गया, तो उन फीलिंग्स को सॉर्ट करना पड़ेगा, रूट पे जाना पड़ेगा। पर बात यही है ना, आप जाओगे कैसे? या तो फिर स्टार्टर्स के लिए ये डेफिनेटली हो सकता है कि आप अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करने लगो, अगेन गोइंग बैक टू अवेयरनेस। दूसरा, थोड़ी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने लगो, उससे स्टार्ट करा जा सकता है। वुड यू रिकमेंड एनी बुक? There are many self help book के लिए there is a psychologist named as holistic psychologist, she writes wonderful books, वो कर सकते हैं। there is a very simple book named as Why Nobody Has Told Me This Before, बहुत अच्छी बुक है वो, मैं पढ़ूंगा। मेरे पास कॉपी, I'll give it to you, you can give it a read। तो वो बहुत अच्छी बुक है, उसमें बहुत बेसिक चीज़ें हैं। एक बुक मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी विच सेज आई एम द माइंड, वो बताता है कि माइंड क्या है, और आपको समझ में आता है कि वो इतने टाइम से मैं सिर्फ माइंड हूँ, मैं तो ऑपरेट रियलिस्टिकली कर ही नहीं रहा हूँ। तो these are few good books, but there are many again. So even if if people end up, I would like to open that, लोग अगर ये सुन के आपको मैसेज करते हैं या उस पर कॉमेंट करते हैं कि ऐसे कंसर्न के लिए कोई सेल्फ हेल्प बुक चाहिए, I'll be open to share that for specific
concerns also. Right. ऐसा भी कर सकते हैं. Definitely. Now, one thing nowadays लोग बाग स्ट्रेस को सेल करते हैं, right? और बहुत ज़्यादा लेबल भी करते हैं, oh I'm so stressed, जैसे अभी हमने बात करी कि डिप्रेशन क्या हो, जैसे मैं डिप्रेस्ड हूँ, जैसे आज हम बात करें आज से 5 से 10 साल पहले की, आई एम श्योर आपने डिफरेंस फील किया होगा. पहले स्ट्रेस का मतलब ही नहीं मालूम था. मेरा कॉन्वर्सेशन हुआ था प्रतिष्ठा मुच्छाल से, शी इज़ अ लाइफ कोच एंड पेरेंटिंग कोच. मोर और लेस थोड़ी सी ये बात मेरी उनसे भी हुई थी कि पहले के टाइम पे हमें स्ट्रेस शब्द का मतलब ही नहीं पता था. अब यहाँ से सुन लेते ये स्ट्रेस हो गया, कोई छोटी चीज़ हो गई, थोड़ा सा वर्क ऊपर कम ज़्यादा हो गया, स्ट्रेस हो गया, किसी से मगजमारी हो गई, स्ट्रेस हो गया, मुझे बहुत स्ट्रेस है, मुझे बहुत स्ट्रेस है. तो पहली चीज़ तो मुझे ऐसा लगता है लोगों को लेबल नहीं करना चाहिए, राइट? प्लस आप क्या बताएंगे आपकी तरफ से कि हाँ ये एक्चुअली में स्ट्रेस होता है, प्लस छोटी छोटी चीज़ों को प्लीज़ स्ट्रेस मत बोलिए, क्योंकि वही एक स्ट्रेस है अपने आप में, मुझे ऐसा लगता है. एंड डेली खुद से क्या सेल्फ एक्सरसाइजेस करी जाएं जो जेन्युइनली स्ट्रेस हो रहा हो वो साइडलाइन हो जाए और एक्चुअली में लोगों को समझ में आए कि स्ट्रेस होता क्या है. ठीक. मैं एक्चुअली थोड़ी सी सबसे पहले तो मिथ यहाँ बर्स्ट करना चाहूँगी. मुझे लगता है स्ट्रेस होना बहुत ज़रूरी है. Okay. जैसे आप बोल रहे हो कि उसे लेबल मत करो एज अ स्ट्रेस, या ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को वो मत करो. Right. करना ही पड़ेगा. Okay. बिकॉज आप एक बात बताओ, मैं आपको बोलूं कि सिद्धांत सर आप मुझसे मिलने आना, मैं आपकी किडनी रिमूव कर दूंगी, आप आओगे क्या? नहीं. ऑब्वियसली नहीं आओगे. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि किडनी का एक फंक्शन है, राइट, और मैं उस फंक्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता. मेरे पास 2 किडनी और मैं एक हटा भी दूंगा तो भी इतना कोई लोड नहीं है, पर तब भी नहीं आऊंगा, है ना? राइट. सिमिलरली इमोशंस का ना पर्पस है. आप जो बोल रहे हैं ना कि ऐसे स्ट्रेस हो रहा है, ये लोग करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है. बिकॉज अभी क्या है ना, स्ट्रेस, एंजाइटी हैज बिकम अ फैशन. एब्सोल्युटली. एज इफ यू आर नॉट स्ट्रेस्ड और नॉट एंशियस, देन यू आर नॉट डूइंग अ लॉट इन योर लाइफ. मतलब होता है ना, अपन हिंदी में बोलते हैं कि आपको ज्यादा उखाड़ नहीं रहे हो, इसलिए आपको नहीं है. अगर आपको दूसरों को डिस्प्ले करना है कि भाई आप कुछ कर रहे हो, तो आपको स्ट्रेस और एंशियस होना जरूरी है? नो. आपकी खुद की कैपेसिटी को क्रिपल कर रहा है वो. बट ऑन द अदर साइड, इन दोनों इमोशंस का या कोई भी इमोशन का पर्पस है. अब मैं स्ट्रेस को ब्रेक डाउन करती हूँ. स्ट्रेस 2 टाइप के होते हैं. एक यूज स्ट्रेस होता है, एक डिस्ट्रेस होता है. अगर बताइए आप, अगर मुझे आज ये नहीं होता कि मुझे पॉडकास्ट के लिए आना है, या आपको नहीं होता, तो क्या आप ये सब अरेंजमेंट्स करते? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं. ये आपको किसने करवाया? इस स्ट्रेस ने करवाया. लेकिन ये यू स्ट्रेस है. इमोशंस मेक अस मूविंग. ओके. दे आर द फ्यूल, दे आर द पेट्रोल टू आवर बिहेवियर. दे आर नॉट बैड. राइट. बट जब मैं डिस्ट्रेस हो जाऊं कि मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा है कि मैं इस काम को नहीं कर पा रही हूं, अब ये इमोशन प्रॉब्लम है. अब इसको आपको मैनेज करना आना चाहिए. आपको टैग करना तो है ही. मैं अवेयरनेस अगर बोल रही हूँ तो अवेयरनेस तो होना ही चाहिए. बट ये यू स्ट्रेस है और ये आपको ऑपरेट करवा रहा है और ये अच्छा है. Okay. और ये डिस्ट्रेस है, ये अभी इतना ज़्यादा हो रहा है कि मैं ऑपरेट नहीं कर पा रही हूँ. उसको मैनेज करने के लिए आपको अपने फिजिकल कोरिलेट्स को थोड़ा सा शांत करना चाहिए. अगर आपको लगता है कि आपको स्ट्रेस में बहुत ब्रेथलेस लगता है तो डीप ब्रेथ्स लो. आपको लगता है कि बॉडी शिवर होने लगती है तो मूवमेंट्स करो. जैसे भी जो भी फिजिकल रिस्पॉन्सेस को सेटल करो एंड देन गेट सोल्यूशन ओरिएंटेड कि ऐसा ऐसा है, आई हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स, हाउ डू आई डू इट. अगर स्ट्रेस नहीं होगा, इफ आई एम नॉट फीलिंग एंशियस फॉर माई इंटरव्यू, आई एम नॉट गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दैट. ट्रू. In fact, I would also like to quote a research here. हम ऐसे देखते ना कि फियर कितना खराब इमोशन है ना, डरते थोड़ी है. डरपोक है क्या? इसको हम कैसे देखते हैं कि ये तो खराब है. बट ओरिजिनली अभी एक रिसर्च हुआ, कुछ टाइम हो गया इस रिसर्च को. उन्होंने बंच ऑफ मंकीज लिए और उनके ब्रेन का वो वाला हेमिस्फेयर को पैरालाइज कर दिया जिससे फियर फील होता था. आप गेस करो क्या हुआ होगा मंकीज का? हो सकता है कि वो ठीक से ही नहीं जी पाए हों शायद. ओरिजिनली ये हुआ कि विद इन 72 आवर्स सारे मंकी मर गए. ओके. होल लॉट अ डजन, 12 के 12 दे डाइड बिकॉज नाउ दे वर हम्पिंग एंड जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर
माइंडलेसली, उन्हें तो डर ही नहीं था ना, राइट। तो वो कूद रहे थे। उनका बिहेवियर कैलकुलेटेड ही नहीं था, उसमें राइट टाइप का फ्यूल ही नहीं था, तो दे ऑल डाइड। अब बताओ क्या फियर कोई नेगेटिव इमोशन है क्या? जरूरी थोड़ा बहुत, तो बहुत ज्यादा फियरलेस हो जाएंगे सब लोग तो। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। वही है कि मुझे यहाँ से नीचे जाना है, हमने डिसाइड करा कि चलो लेट्स गो एंड हैव अ स्ट्रोल अराउंड आफ्टर द पॉडकास्ट। अब मैं बोलूँ कि काम करते हैं, हम बालकनी से कूद जाते हैं, डर नहीं होगा तो मैं कर सकती हूँ ना ये। That It's an emotion easy should be way. there. So every emotion has a purpose. It is extremely useful, and you should not see कि oh I shouldn't be stressed, I shouldn't be anxious. It has a purpose, and you should direct it in the right way so that you do what you want to do. हमेशा स्ट्रेस तब होता है जब देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। मैं कुछ करना चाहती हूँ और कर नहीं पा रही हूँ तो होगा, तो वो स्ट्रेस ना बॉडी दे रही है जैसे कि आप कर पाओ, लेकिन आप उसको मेंटली मल्टीप्लाई करके नहीं कर पा रहे हो। आपको कभी भी उस चीज के लिए स्ट्रेस नहीं होता जो आप करना ही नहीं चाहते। तो ये तो फ्यूल है, इसको सही डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए, पर इसको वोग नहीं बनाना चाहिए। उससे आप कुछ एक्ट नहीं कर रहे हो, आप बस उसका। यस, आई कंप्लीटली एग्री। थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस जरूरी भी, लाइक शाहरुख खान हमेशा बोलते हैं कि विदाउट स्ट्रेस यू कैन नॉट सर्वाइव। आई मीन मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, शाहरुख खान ने ऐसा बोला था कि इंटरव्यू में कि बहुत से लोगों को देखता हूँ बढ़िया आंखों के ऊपर ककड़ी लगाकर लेटे हुए, मैं ऐसी लाइफ नहीं जी सकता हूँ। और आई मीन ऐसी लाइफ वाला इंसान कभी कुछ कर नहीं सकता। दैट स्ट्रेस इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ कि हाँ यार मुझे कुछ करना है, हिम्मत भी देता है। बट मेरा बोलने का पर्पस ये था मैम कि लोग बाग बहुत बेवजह भी स्ट्रेस लेते हैं छोटी छोटी चीज़ों का, राइट? चलिए आज मुझे पॉडकास्ट करना था, यस आई हैड ए स्ट्रेस, मैंने सब कुछ ये तैयार करी, मैंने क्वेश्चन सोचे, ये सेटअप करा, यू आर हियर। आई एम श्योर आप मेरे और भी गेस्ट को हुआ है, थोड़ा बहुत आपको भी रहा होगा। बट इफ आई कीप ऑन स्ट्रेसिंग अबाउट इट, क्या यार पॉडकास्ट करना है, क्या क्वेश्चंस होंगे, अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा, यही सोचता रहूंगा, ये स्ट्रेस में आता रहूंगा, दैट इज नॉट अ गुड स्ट्रेस। सो आई डोंट वांट दैट लेबल ऑन मी, क्या यार उसको मैं इस तरीके से ले रहा हूँ। दैट इज सपोज्ड टू बी हेल्दी, इट शुड बी हेल्दी, दैट्स व्हाट आई मेंट। हाँ, तो स्ट्रेस है ये एक्सेप्ट करना चाहिए, तो ही आप उसको चैनलाइज कर पाओगे। जो लोग बोल रहे हैं ना, जो इसको फैशन की तरह फैला रहे हैं, उनको तो क्या लग रहा है कि इट्स कूल टू बी स्ट्रेस्ड, है ना। अब इसको इस तरह से कूलनेस से देखोगे तो वो आपका डिस्ट्रक्शन ही करेगा। आप उसको चैनलाइज करने का ही ऑप्शन हमेशा फिगर आउट करो कि ये स्ट्रेस मुझे करवाना क्या चाहता है और मैं इस फ्यूल को कैसे यूज करूं। यही तो हम हमेशा दूसरी चीज़ों के लिए भी करते हैं ना, बीट मनी, बीट अ रिसोर्स, एनीथिंग, वी यूज इट टू द बेस्ट ऑफ इट्स कैपेसिटी। सिमिलरली दीज इमोशन आर योर रिसोर्स एंड डू इट। छोटी छोटी चीज़ों में उसको ग्लोरीफाई करना तो गलत ही है, क्योंकि आप अपने अगेंस्ट ही जा रहे हो ना, उसमें आप अपने एक्शन के अगेंस्ट जा रहे हो। देखिए एक हिंदी की बड़ी अच्छी कोट है, एंड इट कम्स फ्रॉम द गुरु आई फॉलो, एंड इट सेज दैट मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। So you are the decider of it. अगर आप छोटी छोटी चीजों में, oh my god, so much stress, I have to make questions, I have to go for the podcast, whatever. तो फिर अब आप good luck. I don't think you'll be able to effectively do this. तो अगर आपको efficiency चाहिए और आप अपना journey ठीक से decide करना चाहते हो, तो you have to be mindful, cautious about dealing with that emotion, with using that emotion as a fuel rather than glorifying it by speaking it out loud and calling 10 people and telling you, oh, I'm so stressed for so and so. What do you believe this stress word, is it negative or is it positive, or it's a very normal word? It's a very neutral. All emotions are neither negative nor positive. Okay. Either you can use them or abuse them. Okay. वही बात है ना, मुझे स्ट्रेस हो रहा है कि मुझे यहाँ जाना है, ऑफिस जाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मैंने अपना डे फॉर्म कर लिया, तो दिस स्ट्रेस इज हेल्पिंग मी। सिमिलरली मैंने इतना सोच लिया कि भाई मैं 4 बजे से उठ गई हूँ क्योंकि मुझे आज ये काम करना है और मैं टेंशन में हूँ, समहाउ मैं अपने आप को घसीट के यहाँ ले तो आई, पर अब क्या मेरी एफिशिएंसी हो पाएगी? तो आप डिसाइड करोगे कि ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। ओरिजिनली स्ट्रेस ना ही नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव, और कोई भी इमोशन ओरिजिनली ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव। हम पे डिपेंड करता है हम उसे कैसे लेते हैं। और यही हम, मतलब वही मैं आपको बोल रही थी कि जैसे आपने बोला कि मेरी फ्रेंड ने कहा मुझे रिलेशन का एंजाइटी हो रहा है, तो मैं जाऊंगी तो वो यही बोलेंगे, करेज का बोलेंगे। अरे नहीं, वो आपको आपने इमोशन का रियल रूट, रियल रीजन
फिगर आउट करवाएंगे, उस चीज़ के लिए फैसिलिटेट करेंगे और आप उसको अपनी लाइफ में चैनलाइज कर पाओ, इसमें हेल्प करेंगे। राइट मैम, वो करेज का लेयर आपके ऊपर फेंकेंगे नहीं कि हो जस्ट इसको ले हाँ, लो। ये तो ऐसे No हो way. जाएगा नॉर्मली। जैसे मैम आज किसी को वजन कम करना है तो वो ट्रेनर के पास में आते हैं, किसी को अपना इलाज करवाना हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं, कैमरामैन शूट कर रहा है मैं कैमरामैन के पास में आइए एडिटिंग करेंगे, राइट। सो वैसे अगर आपको मेंटली किसी भी टाइप में कुछ भी आपको हेल्प लगती है, मैं उसे इशू नहीं बोलूँगा, हेल्प लगती है, गो टू द करेक्ट पर्सन, राइट। उसमें इतना ज्यादा क्या शर्माना और जजमेंट का क्या इतना ज्यादा लोड लेना, वो एक अलग स्ट्रेस दे देगा आपको। Exactly. इससे बेटर है कि इतना ना सोचते हुए जस्ट गो फॉर इट। क्योंकि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी खुद की चीजें ऑटोमेटिकली फिल्टर होती आ रही, जिसमें कि वी आर जस्ट हैविंग कन्वर्सेशन, यू आर नॉट काउंसलिंग मी, बट नेचुरली मतलब मैं चीजें इतनी फिल्टर होती आ रही, इतनी चीजें सीखता जा रहा हूँ। आई एम श्योर कि जो भी हमारे लिसनर या व्यूअर्स होंगे दे विल एंजॉय इट। I hope they also feel the same which you are, because एब्सोल्युटली 100%। because you know अब वही है कि अब जैसे मंथ है अभी, though it's 1st of June where we are doing this, but अभी May was the entire mental health month. ओके, तो अब ये पूरे जब पर्पस है, मतलब आई एम वेरी वेल वांटिंग एंड आई एम सो ओपन टू स्प्रेड ऑल दीज इन्फॉर्मेशन टू एवरीबॉडी आउट देयर, बिकॉज वी आर सिटिंग फॉर दिस पर्पस। मतलब कोई वो चीज़ है आप उसको टैप कर सकते हो, तो वो है क्या चीज़, ये हमारी भी जिम्मेदारी है ना बताना। द बिगेस्ट रीजन ऑफ कंडक्टिंग दिस पॉडकास्ट कि जितने भी लोग हैं जिनका मेजर मिथ होता है, प्लीज आप विदाउट एनी हेजिटेशन, जैसे आपकी तबीयत खराब होती है आप डॉक्टर के पास भागते हो, go to the psychologist without giving a second thought. But it reminds me कि I mean what inspired you to become a psychologist? I want to know about your journey also. We spoke a lot, we converse a lot, but of course आपका भी तो जाने। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो मुझे ना बचपन से लॉयर बनना था। Okay. मैं बहुत छोटी थी एंड आई बिलोंग टू सेट ऑफ पेरेंट्स हु आर who inculcate very ambitious kids. I must say that because my brother is also very ambitious and so am I. सो बचपन में ही हमसे पूछते थे कि क्या बनना है, क्या करना है, अरे वाइल्ड आइडिया तो होना चाहिए। मैं हमेशा से पहले मुझे प्रोफेसर बनना था और फिर मुझे लॉयर बनना था। सो मच सो कि 11th-12th में मैंने क्लैट की प्रिपरेशन करके एंट्रेंस एग्जाम भी दिया है, मुझे NLU उड़ीसा मिल गया था कॉलेज। दो आई वुड नॉट से कि वो टॉप 5 NLU है, बट उस टाइम पे उसका 8th रैंक था, तो कॉलेज भी डिसेंट मिल गया था। पर एज आई सेड मैं एम्बिशियस हूँ, मैं उससे कुछ बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी कि व्हाट NLU उड़ीसा, मुझे तो टॉप 3 NLUs में से कुछ चाहिए था। बट इसमें क्या हुआ, 11th-12th में आई वाज स्टडीइंग साइकोलॉजी, थैंक्स टू माय स्कूल दैट दे हैड दिस एज अ सब्जेक्ट। सो आई टुक इट एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट और आई यूज टू लव psychology and I am so grateful to my teacher also who used to teach me back then. I feel that she was also a very big reason कि मुझे इतना ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए inclination feel होता था and I still keep her very dearly to my heart today. And उस टाइम पढ़ते पढ़ते पर वही है, जिद था कि लॉ करना है, तो 12th तक भी ये चलता रहा। मेरे भाई ने मुझे बोला भी था कि तू ना DU का ऐसे कॉलेजेस का फॉर्म तो डाल दे, क्योंकि पहले फॉर्म फिल होता है, फिर रिजल्ट आता है, फिर वो सब लिस्टिंग होती है। तो उसने मुझे कहा था इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी के लिए डाल दे, पर मी बीइंग मी एंड मी बीइंग वेरी जिद्दी, मैं कहा नहीं मुझे तो लॉ ही करना है, मैं तो वही करूँगी। पर मुझे सब्जेक्ट अच्छा लगता था। अब क्या हुआ, रिजल्ट आ गया 12th का और सारे फॉर्म्स जा चुके थे। मैंने कॉलेजेस के फॉर्म्स फिल नहीं करे साइकोलॉजी के लिए, सिर्फ लॉ के लिए करे। जब इसका फॉर्म नहीं मैंने फिल नहीं करे, रिजल्ट आया, मेरे साइकोलॉजी मार्क्स बहुत अच्छे आए। और मुझे ये भी रियलाइज होने लग गया, मतलब कुछ वो बीच में बफर पीरियड आता है ना जब आप सोचते हो, तो मुझे लगने लगा कि यार मैं लॉयर बन के ये लाइफ होगा मेरा, लॉ अच्छा तो लग रहा है, मुझे वकालत करना अच्छा लगेगा, बट ऐसी लाइफ होगी। एंड आई वाज लिविंग इन आश्रम फॉर दोज डेज, आई हैव अ गुरु प्लेस, एंड मैं वहाँ पर थी उन दिनों, और मुझे वहाँ बैठ के सब क्वेश्चंस चल रहे थे और मेरा रिजल्ट भी वहीं आया था। और मैंने देखा यार साइकोलॉजी में मेरे 95 मार्क्स आए, 95-96 आई स्कोर्ड समवेयर, और उससे ना मुझे दुख हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि मैंने टॉप नहीं करा था साइकोलॉजी। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी टॉप किया था, साइकोलॉजी टॉप नहीं किया था। एंड एवरीबडी अराउंड मी इज गोइंग क्रेजी कि अरे वाह दीक्षा ने तो टॉप कर लिया। मैं पहले एवरेज स्टूडेंट थी, पर मुझे पता था कि 11th-12th में तो पढ़ना है, तो मैंने पढ़ा सिर्फ मन से, विलिंग से। और जब वो मार्क्स आए तो मुझे लगा यार मेरे को इंटरेस्ट भी है और मेरा एप्टीट्यूड भी है, बिकॉज मार्क्स अच्छे आए हैं, मुझे तो साइकोलॉजी करना है। ओवरनाइट माय डिसीजन गॉट चेंज्ड, पर तब तक आई वाज लैक ऑन कॉलेजेस, क्योंकि फॉर्म्स तो भरे नहीं थे।
फिर क्या हुआ, फर्ग्यूसन पुणे अच्छा कॉलेज है, तो हमने वहाँ पे बात करी, तो उन्होंने कहा कि दे वर वेरी रूड ओवर द कॉल, और उन्होंने कहा कि अगर तुम ठाकरे की फैमिली से भी होते ना और तुमने फॉर्म नहीं भरा है तो भी तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा। एंड आई वाज लाइक ठीक है यार, मतलब थोड़ा मेलो हो लो। फिर हम गए, फिर भी कॉलेज गए, और उन्होंने कहा कि मेरे फादर को कहा कि आपको जो कोटा वाली सीट होती है वो हम दे सकते हैं साइकोलॉजी के लिए। और मैं तो एकदम शॉक हो गई कि मैंने इतनी पढ़ाई कोटा वाली सीट लेने के लिए करी थी। माय फादर डिड टेल मी कि बेटा देख ले, तेरा मन है फर्ग्यूसन का तो तू चली जा। एंड आई वाज लाइक नहीं, आई विल रादर टेक एमिटी, बिकॉज उसके फॉर्म्स तब तक बचे थे। सो आई एंडेड अप डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम एमिटी इन साइकोलॉजी। दिस इज हाउ आई लैंडेड इन साइकोलॉजी। एंड देन तो आई वाज वेरी क्लियर, मैंने स्पेशलाइजेशन ग्रेजुएशन में ही ले लिया था। बहुत सारे बच्चे बीए करते हैं, एक सब्जेक्ट साइकोलॉजी लेते हैं, 2 सब्जेक्ट दूसरे लेते हैं, और फिर मास्टर्स में स्पेशलाइजेशन में जाते हैं। बट मैं तो ग्रेजुएशन से श्योर थी कि अब तो डू और डाई है, यही करना है। एंड देन इट नेवर स्टॉप्ड। आई जस्ट लव दिस फील्ड, एंड दिस इज द ओनली फील्ड एंड ओनली वर्किंग जहाँ पे इवन इफ आई डोंट अर्न आई कैन डू दिस, एंड आई वुड वांट टू। मतलब मैं चाहती हूँ कि बेस लाइन पे लोगों को ऑन ग्राउंड अवेलेबल हो। हम बहुत सारे वेलनेस प्रोग्राम्स, रिट्रीट्स, ये सब भी कर रहे हैं अभी, सो दैट लोगों को स्टिग्मेटाइज्ड उससे बाहर आकर वेलनेस असिस्टेंस मिले। आपने जब अपना करियर स्टार्ट किया था, आई मीन इसमें साइकोलॉजी में, तब में और आज में क्या डिफरेंस लगता है आपको आपके पेशेंट्स में, उनके क्वेश्चंस में, उनकी मनोस्थिति में, कि तब इंटेंसिटी ज़्यादा थी या अभी इंटेंसिटी ज़्यादा, या उनकी मेंटालिटी में? मैं कहूँगी कि इंटेंसिटी और ये सब पहले भी थी, अभी भी है, लेकिन अवेयरनेस में बहुत डिफरेंस है। मे बी इट इज़ वेरी रूड ऑफ मी टू से, बट थैंक्स टू कोविड। क्योंकि आई नो अ लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट, एंड बहुत सारे लॉसेज हुए, ये सब हुआ यार। पर आई थिंक मैम, सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट आई थिंक कोविड के टाइम पे लोगों ने रियलाइज करा कि मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, मैं बता रही हूँ ना, मैंने जो शिफ्ट कोविड के बाद देखा है वो मैंने इस पूरे ड्यूरेशन में कभी नहीं देखा था फील्ड में। अब क्या हुआ ना, लोगों के पास एस्केप करने का ऑप्शन ही नहीं बचा। एंड आई वुड वांट टू पुट इट आउट राइट कि अगर आज भी आप एस्केप कर रहे हो ना, देन आई वांट यू टू क्वेश्चन योरसेल्फ वंस। अब क्या हुआ, घर में रह रहे हैं, लिमिटेड चीज़ें हैं, लिमिटेड लोग हैं, जहाँ बात करो वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक टेंशन है, अनसर्टेनिटी है। हर किसी को ये रियलाइज हुआ कि यार कुछ तो होता है अंदर, एंजाइटी जैसा कुछ तो होता है, डिप्रेशन जैसा कुछ तो होता है, बिकॉज द एक्सटर्नल एनवायरमेंट फोर्स्ड देम टू टर्न देयर आईज इनवर्ड। बट वाई डू यू हैव टू गो सो रूड ऑन योर सेल्फ यार, कितना हार्श तरीका है ये। अगर हम कॉन्टिन्यूसली ही अपनी आईज इनवर्ड एंड आउटवर्ड रखेंगे तो कितना ईजी हो जाएगा। कोविड के बाद से it's a huge change. One change I would like to mention. Second is, over the period of this journey, I have seen changes in male clientele. पहले ऐसा होता था 10 में से 1 क्लाइंट मेल है, अभी भी मैं ये नहीं बोलूँगी कि 10 में से 5 हैं, पर एटलीस्ट 3-4 तो हैं। 3 to 4 नंबर चलता है। So I'm so glad, and I am really extending my heartfelt love to every guy who's open for this, because ये ना लड़कों के लिए और मुश्किल है, क्योंकि उनको तो वैसे ही सिखाया गया है ना, हमको पता है अरे मर्द रोता नहीं है, अरे मर्द को दर्द नहीं होता, क्या रो क्यों रहा है, बचपन से ही ये मिल रहा है। तो hats off to all those guys who are open for this, who are opening up, and it is much needed. And you guys are masculine providers यार, हम लोगों को सच में तुम लोगों के स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, हर फीमेल को ज़रूरत है। मैं तो नहीं बोलूँगी कि ऐसा इंडिपेंडेंट की ज़रूरत नहीं है। Right. So please work on yourself, and you are. I would also say कि a lot of guys are, and I'm wanting to acknowledge that outright here today. Right. So these are 2 major differences I have seen in the field. Wow, awesome. Okay, ma'am, the last part of this podcast, वैसे तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारी बातें करने को है, फिर तो वो endless ही हो जाएगा. The last part of this podcast, before I mention, I mean, हमारा next question answers का रहेगा, Q&A रहेगा, but this is not the end. Right, part 2 भी हम जल्दी करेंगे. Right, I have so many questions except for those questions I've asked. So question and answer series number 1. What is the most surprising case you have handled? Oh, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं ये, बट मैं ऑनेस्टली बताऊंगी, हर केस के साथ ना मुझे लगता है आपका सफरिंग A था, दूसरे इंसान का A भी था, लेकिन आप कितने अलग और वो कितना अलग है।
Right. Honestly, with every client, I feel that I'm learning, I'm unlearning, I'm relearning, I'm growing. मैं एक कोई केस तो नहीं मेंशन कर सकती. Right. मैं 2 हैट्स जरूर मेंशन कर सकती हूँ. देयर आर बंच ऑफ पीपल हु आर सो लॉजिकल. उनको मुझे सब कुछ लॉजिकली बताना पड़ता है. Okay. एवरीथिंग गोज कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है. ब्रेन कोरिलेट्स एंड वर्किंग एंड बायोलॉजिकल वर्किंग, फिजियोलॉजिकल अनफोल्डिंग, ये सब करना पड़ता है. There are other bunch of people who are extremely belief oriented, faith oriented. उनका ट्रस्ट बन जाता है ना बस एक बार, तो फिर वो सब मान लेते हैं. तो ये मुझे टाइप ऑफ लोग दिखते हैं, पर कोई एक केस मैं नहीं बता सकती बिकॉज इंडिविजुअल्स इतने, मतलब वही है ना कि अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि सिद्धांत सर आपके फेवरेट चेस्ट की एक्सरसाइज कौन सी है, Right. आपके पास एक आइडिया होगा क्योंकि आपको पता है कि एक मसल है, उसकी इन्वॉल्वमेंट से ऐसा फील आना चाहिए और इस एक्सरसाइज में वो बेस्ट फील आता है. Right, पर साइकोलॉजी में क्या है ना, कोई मसल नहीं है यहाँ पे. एवरीबडी इज अ ओन मोल्ड इन देयर ओन वे. And I want that person to be best in their own ways. Even जब मैं internships भी करती हूँ, बहुत सारे interns मुझे बोलते हैं कि दीक्षा मैम आपके जैसा psychologist बनना है. मैं कहा बस यही नहीं बनना है तुम्हें, तुम्हें खुद के जैसा psychologist बनना है. तो ही तुम बेस्ट हो पाओगे. Same goes for clients also. I am a very person-centered therapist. मेरा बहुत यही अप्रोच है कि you are, if you are a sunflower, be that. If you are a lily, be that. If you are a Right. chamomile, be that. You should have Just your own be. identity. Yes. I remember back in 2012 जब मैं वो तो recent उस टाइम पे पर्सनल ट्रेनर बना था, बहुत जोश था. जो वहाँ पे सीनियर लोग थे मैं उनको फॉलो करता था क्योंकि ऑफ कोर्स आई वाज वेरी यंग. आई वाज जस्ट 19-20 व्हेन आई मीन जब मैं प्रमोट हुआ था. मैंने मेरे पापा से शेयर करी बात. पापा बोलते कि तेरा खुद का अपना एक स्टाइल होना चाहिए, तेरी खुद की अपनी आइडेंटिटी होना चाहिए. तू उनको फॉलो कर, उनसे इंस्पिरेशन ले, फिर लोगों को लगेगा कि तू कॉपी कर रहा है तो खुद की आइडेंटिटी कहीं ना कहीं थोड़ी सी लूज कर देगा. तो उस बाद में जब चीज़ थोड़े टाइम में मुझे रियलाइज हुई, देन लिटरली क्लाइंट्स ने गोल्ड जिम में आके मुझे बोला सिद्धांत को अपना स्टाइल है ट्रेन करने का. और जब मैंने गोल्ड जिम ज्वाइन किया था तो मुझे मेरे पापा ने हैंडशेक करने का तरीका सिखाया था. तब बोलते थे वो ट्रेनर है ना, वो हैंडशेक अच्छा स्ट्रॉन्ग करता, अगर किसी को मेरा नाम याद नहीं रहे तो मेरी आइडेंटिटी वो बन गई. तो यू स्पोक सो ट्रू कि यू नो आप इंस्पायर हो बट डोंट ट्राई टू बी लाइक समवन एल्स. कि मुझे अगर जैसे मेरा फेवरेट एक्टर ऋतिक रोशन है तो मुझे ऋतिक ही बनना है. यू कांट बी लाइक दैट. वो अपनी अलग एक ऑरा लेके चल रहा है. राइट. Okay, ma'am. So next question: if you could teach everyone one thing about mind, what would it be? Very good question. Stomach is an organ. It has a work to do for you. Similarly, brain or functional unit of it, mind, is an organ and it has a work to do for you. आपके दिमाग का काम है आपको याद दिलाना कि पिछली बार जब मैंने ब्लैक कप से कुछ पिया था तो वो बड़ा टेस्टी था तो मैं पीऊंगी. Okay. उसका काम है आपको याद दिलाना कि इस चीज़ को अगर मैं इस टेबल के ऊपर आई एम गोइंग टू कीप अ लॉट ऑफ थिंग्स, इट माइट ब्रेक क्योंकि पहले वाले टेबल ऐसा हुआ था, या वो मैं ये टेबल परसीव कर पा रही हूँ, मैं लाइट परसीव कर पा रही हूँ, मैं आपको, आपके आईपैड को, मेरे फ़ोन को परसीव कर पा रही हूँ. ये मेरे माइंड का काम है. उसका काम है कि वो मुझे रियलिटी परसीव करवाए, पुराने फोल्डर्स के बेसिस पे इस रियलिटी का परसेप्शन और स्ट्रॉन्ग करवाए और मुझे एक्ट करने के लिए एक प्रॉम्प्ट दे. मेरा काम है टू डिसाइड कि मैं इसके थ्रू करूंगी या मैं अपना नया फोल्डर बनाऊंगी. Wow. हमें ना बहुत आइडेंटिटी हो जाता है माइंड से. जो माइंड बोल रहा है हमें अपने माइंड को चलाना चाहिए, लेकिन माइंड हमें चला रहा है. Right. ये हो रहा है. तो बस इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए दैट दिस इज अ मेयर थॉट which my mind is bound to give me. It is my choice to take this ahead or to not take it ahead. All thoughts are not facts. 80,000 thoughts होते हैं on an average. दो इसमें बहुत सारे multiple views हैं और ऐसा लग सकता है कि वो मैंने तो इतने सुने थे. yes, but एक average head space हर दिन में एक इंसान 80,000 thoughts सोचता है. अब क्या आप इनको facts मानोगे? You will go bonkers, you will go crazy, and that's what everybody is going like. तो बस इतना समझना चाहिए कि माइंड को अपना काम करने दो और आप अपना काम करो. Nice. What everyday habit hurts mental health the most? मैं कहूँगी जैसे कहते हैं ना चीप थ्रिल्स, है ना, या फिर बोलते हैं कि ओ जैसे बहुत ही फन वे में बोलते हैं सस्ते नशे. हल्के नशे. हल्के. ये ना माइंड के लिए भी एक वो है.
सबसे पहले तो है वो इंस्टाग्राम। Okay. ऐसा नहीं है मैं नहीं चलाती, ऐसा नहीं है आपको नहीं चलाना चाहिए, चलाओ। Right. पर अर्ली मॉर्निंग आपके प्राइमल टाइम पे जहां आपका माइंड फ्रजाइल होता है, वो एक डे को लुक अप करता है, तब मत चलाओ। क्योंकि इंस्टाग्राम का कितना बढ़िया है, आप एक बार इसको नीचे खींचते हो, समथिंग न्यू इज गोइंग टू पॉप अप। ये माइंड को इतना रिवॉर्डिंग लगता है ना सर, वो उसके बियॉन्ड कोई रिवॉर्ड ही नहीं लेना चाहता। फिर आप थोड़ा नीचे जाओगे, 3-4 रील्स हैं जो सारी अपने अपने डांस कर रही है, एंड दे जस्ट टेलिंग यू कि जस्ट पुट अ फिंगर ऑन मी एंड देन कीप स्क्रॉलिंग एंड देन यू आर गॉन। योर माइंड इज हाई ऑन डोपामीन एंड डोपामीन इज अ रिवॉर्ड हार्मोन। आप अगर डोपामीन को इंस्टाग्राम से ही फीड करवा लोगे तो अब आप जब 1 ग्लास एक्स्ट्रा पानी पियोगे ना अपने आप को कमिट करके, उससे कोई डोपामीन रिलीज नहीं होगा। Right. So do it, but do it in moderation. Don't do it as a compulsive habit, and don't do it early in the morning and right before the your bed. Right. You are abusing your own mind. Second is, please be grateful guys. इतना कंफर्टेबल लाइफ है, इतनी सारी चीजें इजी हैं। बोलते ना, सदगुरु बोलते हैं कि अनफॉर्चुनेटली दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल जनरेशन येट मोस्ट मिजरेबल। ओ माय गॉड, दिस इज सो सैड टू हियर यार, ये कोई बात है? तो इट इज जस्ट दैट यू हैव टू बी ग्रेटफुल। ग्रैटिट्यूड एक्सटेंड होना चाहिए और माइंड को अब्यूज नहीं करना है। Don't give your mind cheap thrills. Perfect. What do common dreams like falling usually mean? Okay. So there's this psychologist named as Sigmund Freud. I'm sure a lot of people know him. He came up with an idea of dream interpretation. There are other psychologists who says dream का कोई भी मतलब नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, अगेन मैंने दोनों पर्सपेक्टिव दे दिए, मुझे ऐसा लगता है रिकरेंट ड्रीम्स जो होती हैं, एक सी ड्रीम बार बार अगर आ रही हैं तो उनका मीनिंग है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस ड्रिवन है। अब सिंपल तरीका है ड्रीम डिकोड करने का। फॉलिंग ड्रीम एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ड्रीम्स है, बहुत सारे लोगों को आती है। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर आप कहीं से गिर रहे हो, आप फॉल कर रहे हो, क्या नहीं है आपके पास कंट्रोल नहीं है। राइट। ये ड्रीम सिर्फ ये बता रही है यू आर गोइंग थ्रू समथिंग इन योर लाइफ वेयर यू डोंट हैव अ सेंस ऑफ कंट्रोल and you're just flowing into it. It can be ऐसा situation, crisis, family, emotional, whatever. But कुछ तो ऐसा है which is out of your control and you're falling into it. So, but again, it's very subjective. बहुत सारे और details लेने पड़ते हैं to give an interpretation. पर generally, this is what the dream looks like. And please guys, हर एक नॉर्मल ड्रीम को इंटरप्रेट करना बंद कर दो। कोई रेकरेंट ड्रीम है, बार बार सेम ड्रीम आता है, तो फिर भी यू कैन गूगल। अदरवाइज प्लीज डोंट डू दिस। गूगल इज गोइंग टू जस्ट प्ले विद योर माइंड अगेन एंड योर माइंड विल प्ले विद यू एंड यू ऑलरेडी डोंट नो हाउ टू रीडायरेक्ट इट। राइट, बाद में वही सोचने में हो रहा है, इट विल अफेक्ट। राइट, मतलब छोटे-मोटे ड्रीम्स को नेग्लेक्ट ही कर दो तो बेटर रहेगा। कर दो, वो कैसे भी चैटर बन के आते हैं, वो मिक्स होके आते हैं। रेकरेंट है तो फिर कुछ सोचो। Absolutely. Okay, and the last question of the day. What is the weirdest mind test you have heard of? Mind test? Yes. Weirdest mind test I have heard of. मुझे लगता है कि टेस्टिंग और वो तो ऐसे होते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सारे ट्रिक्स और प्रिक्स लेके आते हैं टू से कि वो आपका माइंड ऐसे काम करता है। ये सभी वियर्ड है मतलब। Okay. और ये साइकोलॉजी सेज दिस, साइकोलॉजी सेज दैट, ओके प्लीज जस्ट स्पैम कर दो ऐसी पोस्ट को, इससे गलत कोई इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहा है। Right. तो इन सब मुझे ये बहुत ही बेसलेस और ऐसी सी लगती है। मोर ऑफ दिस इंफॉर्मेशन आई वुड से इज वेरी वियर्ड फॉर मी देन अ टेस्ट। Okay. Right, ma'am, we are done. I mean, not done completely. I'm waiting for the part 2. बहुत, I mean, मैंने बहुत डीपली बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखी। आई थिंक अभी तक के एपिसोड में ये पहला ऐसा एपिसोड है जिसमें मैं बहुत कम बोल रहा था और ज़्यादा सुन रहा था। Is it? Absolutely. इसका मतलब मैं बहुत बोलती हूँ। नहीं, आपको तो बोलना ही था मैम। People want to listen to you. I mean, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी लोगों की, जैसे मेरी भी थोड़ी बहुत हुई है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछने में इंगेज था, आपको समझने में भी इंगेज था, लेकिन जब मैं इस पॉडकास्ट को खुद भी आई एम डेस्परेटली वेटिंग कब ये ऑन एयर हो, क्योंकि मैं खुद भी इसको सुनूंगा अच्छे से।
आई लर्न अ लॉट एंड ऑफ कोर्स पार्ट 2 भी हम जल्दी करेंगे एंड थैंक यू सो मच जो आपका Pleasure. इतना प्रीशियस टाइम आपने दिया, इट रियली मींस अ लॉट. Pleasure, pleasure. I am also looking forward to this, to more podcast, and thank you for having and building this platform because the way you're saying कि you were also so gauged, इसका मतलब लोगों को कितना ज़्यादा जानने की ज़रूरत है Absolutely. और कितना lack of knowledge है इस area में, and I am always up for such things. Thank So you, ma'am. thank you for having me, and it was Most a great welcome. time. Thank you, ma'am. Subscribe to this channel and hit the bell icon.